नमस्कार। नमस्कार, जय भारत। आओ भाई सब लोग फटाफट स्टार्ट करें। क्या हाल है भाई? आते ही सवाल पूछ लिया किसी ने, क्वेश्चन। मेरा सवाल ही मेरा जवाब है। हाँ, इन्होंने आज एक क्वेश्चन पूछा साकेत दुबे ने। हेलो, साकेत दुबे ने क्वेश्चन पूछा, ये इसको वेक्टर मेयर मेथड कहते हैं। आज पढ़ाऊंगा। अगर आप नाम पे नहीं जाना चाहते हैं तो काम पे जाइए, तो अपने आप समझ में आ जाएगा मेथड क्या है। आज पढ़ाऊंगा भी। इतने ग्राम वोलेटाइल कंपाउंड था, वेपराइजेशन किया, इतने एमएल वेपर बनी, इसका क्या करो? इस एमएल को कन्वर्ट कर दो, 22,400 डिवाइड कर दो, मोल आ जाएंगे। इतने मोल का मास आ जाएगा तो 1 मोल का मास निकल आएगा। मोलर मास आ जाएगा, उसका आधा कर दो, वेपर डेंसिटी आ जाएगी। तो आज कराऊंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है? आज करेंगे भी। हर्ष चौधरी, चरण स्पर सर, यू आर द बेस्ट जे स्टार, योर टीचिंग इज वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये वेक्टर मेरा भी कराऊंगा मैं, ना जिसने पूछा था अभी, आज कराऊंगा। चलिए आगे बढ़े। तो ये आज अपना जो है सेशन स्टार्ट किया जाए। पिछली क्लास में जल्दी से मेरे को बताओ कहां तक पढ़ा दिया था भाई, मचाते हैं। चलिए, मोल कंसेप्ट का अगला, अब इसका जैसे एक क्लास बचती है, इसके बाद है ना, बस एक क्लास इसके बाद बचेगी और खत्म हो जाएगा मामला। चलो मेरे को जल्दी से बताओ, पिछली क्लास हम लोगों ने कहां तक पढ़ा दिया था भाई? लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा दिया था? जल्दी से टाइप करो, जल्दी से टाइप करो। इसके बाद एक क्लास बस 6 तारीख को है। आज देखिए 4 तारीख हो गई ना, है ना, उसके बाद 6 तारीख को एक क्लास और होगी, बस पानी खत्म। क्वेश्चन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बढ़िया समझ में आ गया था आपको? ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आ गया सबको? चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अब मोलैरिटी नॉर्मेलिटी को निपटा लेते हैं जल्दी से पहले, है ना। चलो फटाफट मोलैरिटी नॉर्मेलिटी को भी ग्राम इक्विवेलेंट से जोड़ लेते हैं। मैं क्लास सेटिंग में चैट ऑफ कर रहा हूं, काम चालू करें। बस लो जरा जोरदार तरीके से अंगूठा दिखा दीजिए। आ चुके हैं तो जोरदार तरीके से अंगूठा दिखा दिए, मचाना शुरू किया जाए एकदम जोश के साथ। ये बात ये बात ये बात, चलो 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 चलो। चलिए भाई, तो एक काम कर लेते हैं, जरा मोलैरिटी की जरूरत यहाँ पे पढ़ने वाली है, तो मोलैरिटी को ले लेते हैं और नॉर्मेलिटी को ले लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं जरा। देखिए, मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं आप, और सुबह मैंने आपको बताया था ये। ऊपर क्या लिखेंगे आप? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, किसी को मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी ये सब बहुत एकदम खुल के पढ़ना हो तो ये सब खुल के जब मैं पढ़ाता हूँ वो सॉल्यूशन में पढ़ाता हूँ। कहां पढ़ाता हूँ? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन अभी स्टार्ट होने वाला है, उसका कोर्स बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन का एक कोर्स बनाने वाला हूं, उसमें शुरुआत यहीं से होती है, कंसंट्रेशन टर्म्स। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ये सब यहाँ नहीं डिस्कस करते, क्योंकि हम लोग वहां डिस्कस कर लेते हैं बहुत कायदे से, मतलब बहुत भयानक तरीके से। तो वहां मैं आपको बताऊंगा छोटा एन क्या होता है, मोलैलिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, कनेक्शन क्या है, कौन बड़ा कौन छोटा, डेंसिटी से कैसे डिपेंड होता है, सब बताऊंगा वहां पे। तो अभी कोर्स बनाने वाला हूं मैं सॉल्यूशन का, बहुत जोरदार। इसके बाद वो कर लीजिएगा ना एकदम। देखिए, यहाँ तो थोड़ा बहुत अभी मोलैरिटी के बारे में जान लेते हैं जितनी अपने को जरूरत है। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम लगा दीजिए यहाँ पे। तो बताना, यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं मोलैरिटी में अगर मैंने वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई कर दिया, मोल्स आ जाएंगे। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद अगर मैं नॉर्मेलिटी आपको समझा दूं फटाफट, काम कम की बात है, तो नॉर्मेलिटी में आ जाओ जरा भाई। नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? कैपिटल एन से। तो बताइए यहाँ ऊपर आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके? जैसे यहाँ पे सॉल्यूट के लिखते थे ना, वैसे यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके? सॉल्यूट के। नीचे क्या करेंगे बताओ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। तो बताइए, कोई व्यक्ति आपसे कहे नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। किसके? सॉल्यूट के। ये दो बातें समझ में आ गई सबको, ये और ये। अब इन दोनों को मिला लेते हैं जरा। अगर इन दोनों को मिला लें, बताओ अगली स्लाइड में चलते हैं जरा। देखो, मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर आपने किया तो ये आ गया आपके पास मोल्स, ठीक है। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर आपने किया तो ये आ गया आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट। इन दोनों को उठा के डिवाइड कर दो। जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम कट जाएगा, ऊपर से आएगा मोल्स, नीचे से आएगा ग्राम इक्विवेलेंट। अब बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। ग्राम इक्विवेलेंट को बताओ हम लोग क्या लिखते हैं भाई? मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर। याद आया मामला? और मोल से मोल कट गया, बताओ ये क्या आ गया? मोल से मोल कट गया तो बताओ ये क्या आ गया? 1 अपॉन एन फैक्टर। तो बताइए, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर की वैल्यू किसके बराबर आ गई? नॉर्मेलिटी के। तो ये ध्यान रहेगा आपको, ये रिलेशन है, काम आएगा अपने में। अब बताइए, मोलैरिटी में अगर आप एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते तो आपको मिल जाती है
नॉर्मेलिटी देखिए, फॉर जनरली फॉर अगर बात की जाए एसिड के लिए, क्योंकि आपको एसिड पढ़ना है इस चैप्टर में, बेस पढ़ना है, सॉल्ट पढ़ने हैं, इनके लिए अगर आप बात करेंगे तो एकदम कंफर्म है कि जो एन फैक्टर है या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि देखो एसिड में क्या देखते हो आप, कितने प्रोटॉन दे रहा है, बेस में क्या देखते हो, कितने OH दे रहा है, सॉल्ट में क्या देखते हो, कैटायन और एनायन पे चार्ज, तो एन फैक्टर या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा। तो बताइए यहाँ पे आप आराम से कह सकते हैं कि ये तो या तो 1 होगा और या 1 से बड़ा होगा। अगर ये 1 हो गया तो दोनों बराबर हो गए, और अगर ये 1 से बड़ा हो गया, 2 हो गया तो नॉर्मेलिटी बड़ी होगी। तो एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम लिख सकते हैं, किसके लिए? जनरली फॉर एसिड बेस सॉल्ट के लिए बड़े आराम से बात बोली जा सकती है। क्या समझ पा रहे हैं बात? तो कभी आप भूल जाए तो आप क्या बोलेंगे? नानी, एन फॉर नानी। कभी भूल जाए कौन बड़ा होता है तो नानी, एन फॉर नानी, और एम फॉर मम्मी। बताओ नानी बड़ी कि मम्मी बड़ी? तो नानी बड़ी, याद रहेगा मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये काम भी हो गया अपना, तो नानी बड़ी मम्मी से। चलो भाई अगला काम अपने और आगे बढ़ जाए। बताओ मेरे पास ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के अब कितने मेथड है भाई? 3 मेथड है। कौन कौन से? पहला बताओ क्या पढ़ाया था आपको? W/E। दूसरा बताओ आपको क्या पढ़ाया था मैंने? मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये सब पिछली क्लास में हो चुका है क्या? एक तीसरा मेथड आपके पास आ गया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये मेथड आज आपने देखिए ऐड कर लिया, ये मेथड आज आपने ऐड कर लिया। हेलो, क्या बात समझ में आ रही है भाई? तो बताइए ये कर चुके थे पिछली क्लास में, ये कर चुके थे पिछली क्लास में, ये नया ऐड कर लिया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। चेक करो, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। बराबर। तो बताइए क्या तीनों से आप ग्राम इक्विवेलेंट तक पहुंच सकते हैं? यस यस। तो मेरे को एक बात बताना, अगर आपसे कहता है, कोई व्यक्ति कहता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को जरा और खोलो, कोई आपसे कहता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को और जरा खोल डालो, तो आप कहेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में बताना अगर ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति से रिएक्शन करी है तो आप क्या लिख सकते हैं? बताओ। इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे और इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो सेम सेम होंगे। अगर इन दोनों की रिएक्शन हुई और कुछ प्रोडक्ट बना है मान लो, तो बताओ जितने इसके यूज होंगे उतने इसके भी यूज होंगे, राइट? तो बताइए आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, कितने तरीकों से लिख सकते हैं? बताओ। पहला, W1/E1 इज इक्वल टू, ये मैंने आज सुबह भी बताया था, जो लोग नहीं आए थे सुन लीजिए, W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2। दूसरा, इसके मोल्स नंबर 1 इंटू इसका एन फैक्टर नंबर 1 इज इक्वल टू इसके मोल्स नंबर 2, मान लो कुछ और है, और इसका एन फैक्टर नंबर 2। तीसरा तरीका, N1V1 इसका, N2V2 इसका। बताइए क्या ये तीनों तरीके एक ही बात बोल रहे हैं? हेलो, बात समझ में आ रही है भैया? क्या तीनों तरीके एक ही बात बोल रहे हैं? बताइए जल्दी से। आप और मेरे बीच में सिर्फ एक ही चीज है भैया, अंगूठा। देखिए ये लिखिए तो ये भी तो आप ग्राम इक्विवेलेंट ही बराबर कर रहे हैं, और कोई आदमी ये लिख रहा है तो क्या ये भी ग्राम इक्विवेलेंट ही बराबर कर रहा है? कोई व्यक्ति ये लिख रहा है तो ये भी तो ग्राम इक्विवेलेंट ही बराबर कर रहा है। तो क्या आपके पास 3 तरीके आ गए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को समझने के? ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? तीनों लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। हेलो, बात पहुंच रही है? ए भी क्लियर है भैया? चलो एक बार अंगूठा दिखा दीजिए, उससे पता चल जाएगा ए भी सब सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। और कल मैंने बहुत जोरदार जोरदार बातें बताई थी आपको, तो जिसने क्लास नहीं की ना कल वाली, वो जाके देख लेना भैया। आप सुनना, खेल आगे शुरू करता हूं। अब देखिए जब सवाल आता है तो सवाल में कई बार ए के लिए ए का मास दिया जाएगा, तो आप इन तीनों में से कोई भी तरीका चूज करिए तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट तो मिल ही जाएंगे। तो कई बार आपको ए का मास दिया जाएगा, जब आपको ए का मास दिया जाए तो आप ये तरीका चूज करो इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए। अगर आपको ए के मोल दिए जाए तो आप ये तरीका चूज करो, और अगर आपको ए की नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन बना के बैठा है तो ये तरीका चूज करो। तो बताइए क्या आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के तरीके चेंज कर सकते हैं? बात समझ पा रहे हैं? तो अगर इसमें मैं ये वाला तरीका लगाऊं और इसमें मैं ये वाला तरीका लगाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये लगाऊं इसमें ये लगाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हैं? तो बताइए क्या ऐसे बहुत सारे ग्राम इक्विवेलेंट के पैटर्न लिख सकता हूं? बताओ इसका W1/E1 ले लूं और इसका बताओ मोल्स इनटू एन फैक्टर ले लूं, क्या आपको कोई दिक्कत है क्या? हेलो, बताना इसका W1/E1 ले लूं और इसका बताना N2/V2 ले लूं, क्या आपको कोई दिक्कत है क्या? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। समझ पा रहे बात? तो बताइए मैं इसका अगर ये वाला तरीका लेता हूं पहला वाला, और इसके इन दोनों में से कोई तरीके ले लेता हूं, तो क्या ठीक है ना बात? तो इसका ना बहुत सारे मेथड्स हैं आपके पास क्या समझने के ग्राम इक्विवेलेंट, कहीं से भी आप ग्राम इक्विवेलेंट को पकड़ सकते हैं। कितने को बात समझ में आ गई? अब मैं सवालों की तरफ बढ़ूं। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, एक और बात सुन लीजिए। पीछे मैंने आपको बताया था नॉर्मेलिटी में अगर वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे लीटर वाला तो क्या आते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। मोलैरिटी में वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे लीटर वाला तो क्या आएंगे? मोल्स। मैं आपको एक बात और बता देता हूं यहाँ पे, देखिए एक बात यहाँ पे और ऐड कर देता हूं कि मोलैरिटी में अगर आप वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे मोल्स, और अगर आप मोलैरिटी में वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे मिलीमोल्स। तो क्या आएंगे? मिलीमोल्स। आप कोई पूछे कि साहब मोल और मिलीमोल में क्या रिलेशन है, कहेंगे जो लीटर और ml में। बताओ 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। तो जितनी अपने को जरूरत है उतना काम यहाँ कर लेना है। वैसे बताना 1 मोल में कितने मिलीमोल होते हैं?
1000 मिलीमोल, 1000 मिलीमोल। समझ पा रहे हैं? तो बताइए, जैसे आप कहेंगे लीटर और एमएल में कनेक्शन होता है, वैसा ही कनेक्शन क्या है मोल, मोल और मिलीमोल में। तो यहां पे जब आप लीटर की जगह एमएल लगाओगे तो यहां आपको मोल की जगह मिलीमोल मिलेंगे। क्या बात समझ में आ गई थी सबको? एक और बात छोटी समझ लो भाई, अगर आपसे कहता है नॉर्मेलिटी में मैंने वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई किया था, तो मुझे क्या मिले थे बताओ? तो मुझे क्या मिले थे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, है ना? तो अगर मैं यहीं पे नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम इन एमएल मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेंगे मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आ रही बात? मिलीग्राम इक्विवेलेंट। अब मेरे को बताना, आपसे कहता है कि बताओ ग्राम इक्विवेलेंट और मिलीग्राम इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन है? कहेंगे वही जो लीटर और मिलीलीटर में। बताओ 1 लीटर में कितने मिलीलीटर है भाई? 1000। वैसे ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट है? 1000। समझ में आ रही है क्या बात? हेलो, बताइए, ये जो कनेक्शन है ये आपको समझ में आ गए दोनों? तो यूनिट भी आपको थोड़ी समझ में आनी चाहिए। डन, चले आगे भाई। जैसे मिलीलीटर में, जैसे लीटर में 1000 ml होते हैं, वैसे 1 मोल में 1000 मिलीमोल होंगे, वैसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट में 1000 मिलीग्राम इक्विवेलेंट होंगे। सिंपल सी बात। क्लियर? तो कभी कभी आपको वॉल्यूम एमएल में दिया जाएगा तो परेशान नहीं होना कि क्या निकाल दिया मैंने, क्या कर दिया, है ना? चलें, अब हम लोग क्वेश्चन के लिए बिल्कुल रेडी है। अरे हैं क्या रेडी? हैं रेडी? चलो एक बात पूछता हूं, अभी पता चल जाएगा रेडी हो कि नहीं रेडी। एक बात पूछता हूं, किसी ने आपसे कहा, अब थोड़ा सा कठिन बात हो रही, अब मैं आराम से आपको बता रहा हूं, एक बात सुनिए ध्यान से। किसी ने आपसे कहा, मैंने सुबह भी बताया था आपको, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम ऑफ सब्सटेंस। यहां क्या फिल करो? ये आना चाहिए भैया। ठीक, चैट इनेबल कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, यहां पे सब्सटेंस लिख लेता हूं। रुक जा एक मिनट, रुक जा। यहां पे सब्सटेंस लिख लो। यहां सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस आ गया मान लो, एलिमेंट, कंपाउंड, कुछ भी आ गया। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू, क्या फिल इन द ब्लैंक करें यहां? कितने ग्राम सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मानेंगे आप इसको? ई ग्राम। ई ग्राम कैसे? उसको समझाओगे, कहोगे भैया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये सब बातें आनी चाहिए। देखिए अभी काम आएगी आगे। इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यही होता है ना? तो बताइए, अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 बनाने, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 कैसे बनाओगे? ये 1 कैसे बनेगा? जब आप डब्ल्यू और ई को काट दो। डब्ल्यू ई कैसे कटेंगे? जब डब्ल्यू गिवन मास जो है वो आप वेरिएबल है, उसको आप ई ग्राम डाल दो, तो ई अपॉन ई अगर यहां पुट कर दें तो ई से ई कट जाएगा, तो बताओ 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो बताओ कितने ग्राम सब्सटेंस लेना चाहिए? ई ग्राम। ये बात समझ में आई? अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे सवालों में, वो सीखो, वो सुबह नहीं बताया था, वो आप सुनना। आपसे कहता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपने लिया, जरा समझिएगा ध्यान से। सोडियम 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपने लिया, कैल्शियम, ये सब बातें आगे सब काम आने वाली हैं। फिल इन द ब्लैंक, इलेक्ट्रो पढ़ेंगे वहां भी काम आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं ये मोल कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, बताओ फिल इन द ब्लैंक, फैराडे लॉ में काम आएगी सब बातें, सब फैराडे लॉ में काम आएगी, तो पढ़ते रहिए भैया मोल कंसेप्ट की। ये इक्विवेलेंट वाला पोर्शन तो सभी लोग कर लीजिए बहुत अच्छे से, ये हर जगह काम आएगा। क्या फिल कर लेंगे क्या? बताओ यहाँ पे, क्या इसके जो सोडियम है, क्या इसके ई की वैल्यू फिल करेंगे? सोडियम का बताओ ई कितना होता है? ई, इसका मोलर मास 20, ऐसे से होता है। हाँ, मोलर मास 23 इन फैक्टर 1, तो बताना 23 लिखेंगे क्या? 23 ई की वैल्यू बताना। कैल्शियम का मोलर मास कितना? 40, मोलर मास कितना? 40, एन फैक्टर कितना? 2, तो ई कितना आया? ई 20। समझ में आ रही बात क्या भैया? कैल्शियम का ई कितना है? 20, तो बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? 20। कितनों की दोनों बातें समझ में आ गई? कोई व्यक्ति आपके लिए मान लो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम लाया, दूसरा आदमी आपके लिए 23 ग्राम सोडियम लाया, क्या दोनों एक ही चीज लाए हैं? दोनों सेम सेम लाए हैं? सेम सेम नहीं। कोई आपके लिए मान लो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम लेकर के आया, कोई आपके लिए 20 ग्राम कैल्शियम लेके आया, क्या दोनों सेम सेम चीजें लाए? हेलो, डन। इतना सबको समझ में आएगा? उठा दिखा दिया करो यार एक बार, वहीं से समझ में आती मेरे को बात कि आपको, हाँ चलो ये बात। अब मैं फिर आपको देता हूं, जरा कंसेप्ट देखना जरा। फिर आपसे कहता है, मान लो, अब देखिए एप्लीकेशन सीखिए थोड़ा थोड़ा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपने कोई सब्सटेंस लिया, ठीक है, और आपसे कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सब्सटेंस। आप क्या पुट करेंगे बताओ जल्दी से? 1 अपॉन एन फैक्टर। समझ में आई बात? कैसे करा चुका हूं मैं सुबह पॉइंट। ग्राम इक्विवेलेंट बताओ क्या होता है? मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो
तो इसको फटाफट मैं जल्दी से रिवाइज करा के फिर आगे देखिए इसमें नई बातें आपको बताऊंगा। तो बताना, अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट को 1 यहाँ पुट करना चाहता हूँ, 1 लाना चाहता हूँ, तो बताओ मोल कितने लगाऊंगा यहाँ पे? 1/n फैक्टर मोल लगाऊंगा, तभी तो n फैक्टर से कटेगा, तभी तो 1 आएगा। तो कितने मोल यहाँ फिल करूं बताओ? 1/n फैक्टर, ठीक है ना। अब मान लो आपसे कहता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम लेकर के आया और 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम लेके आया। ये बात नहीं बताई थी सुबह, तो अब जरा कुछ एक्स्ट्रा बातें भी सुन लीजिए। मान लो आपसे कहता है यहाँ पे हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम और हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम, फिल कर लेंगे क्या? बताओ क्या फिल करेंगे भाई? 1/n फैक्टर है ना, सोडियम का n फैक्टर 1, तो 1/1, और कैल्शियम का n फैक्टर 2, तो 1/2 मोल। हेलो, देखिए चेक करिए क्या पुरानी बात और दोनों बातें क्या मैच कर गई? जरा इसको यहां ऐसे तीर बना के इधर लाना, जरा इधर लाना और पिछली स्लाइड में जाना। देखो ये तीर इधर आ गया, क्या सब सेम सेम है? कोई आदमी आपके लिए कहता है, अब और मिला देता हूं बात, कोई आदमी आपके लिए कहता है मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम लाया, कोई आदमी आपके लिए कहता है मैं 23 ग्राम सोडियम लेकर के आया, कोई आदमी अगली स्लाइड में चला गया, अगली स्लाइड में चला गया, वो कहता है कि मैं तो आपके लिए 1 मोल सोडियम लाया। क्या एक ही बात चल रही है? क्या एक ही बात चल रही है? हेलो, एक ही बात चली ना भाई, समझ में आई बात? कोई आदमी आपके लिए कहता है कि मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम लाया, कोई कहता है मैं 20 ग्राम कैल्शियम लाया, अगली स्लाइड में कोई चला गया, अगली स्लाइड में कोई चला गया, कहता है मैं आपके लिए आधे मोल कैल्शियम के लाया। देखिए आधे मोल कैल्शियम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम, और पीछे आ जाओ तो 20 ग्राम कैल्शियम, एक ही बात है सब। तो क्या आपको कनेक्शन नजर आने लगा? एक बार सब लोग जोरदार तरीके से अंगूठा दिखा दो, क्या कनेक्शन नजर आने लगा आपको सबको? चलो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं। अब ये भी डन हो गया अपने पास। अब हम लोग सवाल लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं इस प्रकार के। देखिए कई लोग कह रहे थे मेरे से वो वाले सवाल नहीं लग रहे, नॉर्मेलिटी वाले, तो अभी मैंने नॉर्मेलिटी पढ़ाया भी नहीं था, और ये तो मेन सॉल्यूशन का पार्ट है, तो वहां आपने करेंगे। चलिए यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 25 ml, और यहाँ n लिखा है, n का मतलब होता है 1 नॉर्मल, है ना। मेरा नेट स्लो है क्या? नहीं, मेरा कुछ भी स्लो नहीं है, सब कुछ फास्ट है मेरा, एकदम झनझनाता हुआ। चैट बंद कर देता हूँ, इंटरनेट स्पीड टेस्ट दिखाऊं आपको क्या? यकीन नहीं होता। 100 Mbps चल रहा भैया मेरा, तो अपना बताओ आप। चलो देखें सबको सही समझ में आ रहा है? एवी क्लियर है क्या? बिल्कुल एक बार जिनका एवी क्लियर है सब लोग अंगूठा दिखा दो यार, जिनका एवी क्लियर है एक बार सब लोग अंगूठा दिखा दो, मेरे को बात समझ में आ जाएगी। नेट वेट की बात कर रहे हैं कुछ लोग, हाँ एवी जिनका क्लियर है अंगूठा दिखा दो। 330, हाँ सही चल रहा है इसका, ठीक है इसका। देखिए अगर आपको कुछ भी एवी में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले तो अपना नेट कनेक्शन मैंने सही रखा हुआ है, आप अपना सही करिए और प्लस रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश तुरंत रिफ्रेश करिए एक बार स्क्रीन को। चलिए देखिए सवाल ये शुरू करते हैं, पोल में शुरू कर रहा हूं, पोल स्टार्ट। आई डोंट लाइक स्लो थिंग्स, सब कुछ फास्ट रखते हैं। चलो भैया आप फटाफट सवाल निपटाना शुरू करें, खूब सारे सवाल लगा देते हैं इसके, और फिर हम लोग आगे अगले काम पे चल देंगे। 10 मिनट में इसके सारे सवाल निपटा देता हूं मैं। और जिसको मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एकदम खतरनाक वाला समझना है ना, दानियाल, अशोक, रीना, वो लोग आ जाना सॉल्यूशन वाली क्लास, पहली क्लास में आ जाना, एकदम एकदम उसी में मचा दूंगा। कोर्स लॉन्च कर रहा हूं बहुत तगड़ा, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन का कोर्स पेज बना दिया है, कल तक लॉन्च हो जाएगा, आपको लिंक शेयर कर दूंगा। फिर देखो क्या कह रहा है, NaOH का वेट, NaOH का वेट इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो क्या बोलेंगे बताओ? NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट और H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों के बराबर कर दो ग्राम इक्विवेलेंट, बस ये काम करना है आपको। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के आपके पास बहुत सारे तरीके आ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप कोई भी तरीका लगा लीजिए, है ना। तो बताओ इधर N/V लगा दूं क्या? इधर ये लगा दो N/V। N/V क्यों लगा? क्योंकि इसकी नॉर्मेलिटी 1 दी है, वॉल्यूम कितना दिया? 25 ml, तो 25 अपॉन कर दो 1000, तो N/V लगा दिया। देखो लीटर में कन्वर्ट कर दिया वॉल्यूम को लीटर में, ठीक है ना। और बताइए इधर क्या लगाऊंगा, इधर कौन सा तरीका लगाऊंगा? वेट पूछा है, मैंने आपको सिखाया था ना, कोई भी तरीका लगा सकते हो। W/E लगा दो इधर, बस खत्म हो गया। W/E में बताओ E क्या लगाओगे? NaOH का। NaOH का मोलर मास कितना है? 40। N फैक्टर बेस है, देखो एक OH देता है, तो N फैक्टर 1, 40/1, तो यहां लगा दो W/40 इज इक्वल टू 25/1000। इधर से आ गया, देखो ये भी तो 40 बन गया, 40 कट गया, तो W आ गया कितना? 1 ग्राम। खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान था ये, 1 ग्राम NaOH। चले नेक्स्ट पे चले। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं।
जैसा कन्वीनियंट लगेगा वो यूज कर लेंगे। चलिए, ये बात एक नई सीख लिया आपने आज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। पोल स्टार्ट कर रहा हूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, आप पहले 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए पहले। चलिए, ये आया अगला, शुरू करें। ये भी इजी है, सबसे होना चाहिए भैया। देखें कितने प्रतिशत लोग सही करते हैं आज। 50% लोग का सही हुआ। ये सबका सही होना चाहिए, एकदम इजी सवाल है, 2-3 स्टेप में खत्म बस। आ गया लो। प्रशांत कोयना गुरलीन, तो ये क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ HCl प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर। अच्छा, एक और बात बता दूं, अचीवर वाले यहाँ खूब सारे लोग होंगे मेरे ख्याल से, अचीवर वाले ही होंगे मैक्सिमम लोग, है ना। तो अचीवर वाले जो लोग हैं, कल आपकी क्लास पता ही आपको सबको, 9:30 बजे आपकी मेन क्लास है, बिल्कुल वो किसी को नहीं मिस करनी, एक भी व्यक्ति को। मतलब जो आपका मेन क्लास चल रहा है वो तो सबको ही करना है ना। बाकी इधर उधर आप क्या कर रहे हैं वो ठीक है, वो एक्स्ट्रा काम आप कर रहे हैं, मेन तो सबको करना ही, मिनिमम मतलब मेन तो करना ही है ना, वो किसी को नहीं छोड़ना। चलो अब देखो क्या कह रहा है, 0.1 मोलर HCl है, 2 लीटर है, तो मोलैरिटी में वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, लीटर वाला भैया मोल आ जाएंगे, बताया तो पीछे भी। तो मोलैरिटी कितनी, 0.1, वॉल्यूम कितना, 2 लीटर, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया बताओ, 0.2 मोल्स आ गया। किसके, सॉल्यूट के। सॉल्यूट कौन है, HCl। अब मोल आ गया तो क्या, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा। इसका मोलर मास कितना होता है, तो इसका मोलर मास HCl का 36.5 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा ग्राम। भाई मोल आ गया, मोलर मास मल्टीप्लाई, खत्म, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो देखो 36.5 और ये हो गया 0.2 मतलब 2/10, 1/5, 7.31 आ रहा है, चेक कर लीजिए, आ रहा है ना 7.31। चले नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इसका एक पार्ट है इधर, ये सेकंड किसी और क्वेश्चन का पार्ट आ गया इधर। चलो पहले ये करो, पहले ये करो, ये वाला करो पहले, 5 नंबर करो, फिर ये वाला करवाता हूं अभी। 5 नंबर करो पहले, पहले सीक्वेंस में 1-2 सवाल जो अपने कनेक्टेड है ना वो पहले निपट जाए ना। 5 नंबर पढ़ लो भाई सवाल सब लोग। 0.45 ग्राम ऑफ एसिड और ये रिएक्ट कर रहा है, फिर बताते हैं वो वाला हार्डनेस वाला। चलिए आंसर फिट करो, मैं रेडी है सब लोग, स्टार्ट। करिए भाई सब लोग फटाफट। है 58% का सही हुआ है। प्रशांत दानियाल साफिया, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कोई एसिड लिया हुआ है आपने, मोलर मास 90, न्यूट्रलाइज किया 20 ml 0.5 नॉर्मल KOH के साथ, तो एसिड अननोन है, नाम नहीं बताया, इसको टाइट्रेट करा है KOH के साथ, तो क्या करो, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। बताओ इधर नॉर्मेलिटी कितनी, 0.5 और वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर लगा दो इधर, और इधर क्या लगा दो, इधर W/E लगा दो। भाई तरीका तो कोई भी यूज कर सकते हैं ना, तो बस खत्म करो फटाफट। देखो नॉर्मेलिटी कितनी, 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना, 20/1000 लीटर में लगा दिया। इधर आ जाओ, W कितना दिया हुआ है, 0.45 अपॉन E लगा दो। E कैसे लगाओगे, मोलर मास 90 अपॉन, अब ध्यान दीजिए इसने पूछा क्या है, बेसिसिटी। अब देखो बेसिसिटी जो होती है वो होता है मैक्सिमम कितने प्रोटॉन दे सकता है, तो इस सवाल में आप मान के चलेंगे कि वो मैक्सिमम जितने प्रोटॉन है सब दे रहा होगा। भाई कुछ लिखा नहीं तो हम मान के चलेंगे ना, अगर जितने प्रोटॉन है सब दे रहा होगा। तो बताइए यहाँ पे n फैक्टर ही तो बेसिसिटी माना जाएगा, क्योंकि बेसिसिटी तो होती है क्या, कि जितने मैक्सिमम प्रोटॉन वो दे सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे H3PO4 है मान लो, तो ये क्या है, ये ट्राई बेसिक है, ये क्या है, ये ट्राई बेसिक है। लेकिन ध्यान दीजिए इसका n फैक्टर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इसका n फैक्टर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। क्या मैंने ये बात आपको पहले बताई कि नहीं बताई, एक सवाल लगवाया था, याद करो, आपको पीछे भी दिखा देता हूं मैं। देखो एक सवाल भी लगवाया था मैंने आपको, अगर याद हो, थोड़ा सा आपकी याददाश्त पे जोर डलवाते हैं।
एक सवाल भी लगवाया था, यहाँ पे हो सकता ना हो, पिछले स्लाइड में रहा होगा, कराया तो है, मेरे को याद है। बताना, मैंने आपको पिछली क्लास में एक सवाल लगवाया था जिसमें H3PO4 की 3 रिएक्शंस दी थी। चैट ओपन कर रहा हूं मैं, एक बार जल्दी से बताना भाई, सबको करा चुका हूं क्या मैं ये बात? H3PO4 की 3 रिएक्शंस दी थी, कराया था ना? तो एक में एन फैक्टर 1 आया था, एक में एन फैक्टर 2 आया था, एक में एन फैक्टर 3 आया था, ओवरऑल एन फैक्टर 3 आया था, बराबर? तो बात करवाई है मैंने, ओके डन है, समझ में आ गया मेरे को, करवाई, याद है मेरे को। चलो, तो आपको भी समझ में आती है बात? तो बताना एन फैक्टर अगर आप देखें तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के अंदर आपने कितने प्रोटॉन दिए हैं, है ना, रिएक्शन किससे हुई आपकी। लेकिन आपसे पूछे H3PO4 क्या, तो आप कहेंगे ट्राई बेसिक एसिड है, तो मान के चलेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना एन फैक्टर की, वो उसकी बेसिसिटी हम मान सकते हैं। क्या बोलेंगे? जो मैक्स वैल्यू एन फैक्टर की, वो उसकी बेसिसिटी मान सकते हैं। ये बात सबको समझ में आई? हेलो, ये बात सबको समझ में आई? जो मैक्सिमम वैल्यू है किसी एसिड के एन फैक्टर की, वही उसकी बेसिसिटी आप मानेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था। डन? तो बताइए एन फैक्टर कोई बेसिसिटी मान लिया, लेकिन एन फैक्टर कौन सा वाला लगा रहे हैं? मैक्सिमम वाला। ये इसका तो इसका 3 लगाएंगे। समझ में आ रही बात? अब इसको सॉल्व कर लो, बस खत्म है। इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा बहुत गुणा भाग मैं करा भी चुका हूं शायद सुबह वाली क्लास में, ये वाला क्वेश्चन 0.45/90, जो लोग आए होंगे उन्होंने किया भी होगा। एन फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा देखो 0.5, और ये हो गया कितना, 20/100, तो 0 0 काट दो, 2/100 यानी कि 1/50। थोड़ा गुणा भाग कर लो भाई, थोड़ा गुणा भाग कर लो। तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या 2 आ गई, चेक कर लीजिए, एन फैक्टर की वैल्यू 2 आ रही। डन? चले नेक्स्ट में। अरे अंगूठा तो दिखा दो भैया, कर पूरा ही सॉल्व करा दो। लो पूरा कर देते, नहीं दो चार फिर आ जाएंगे कैसे किया। देखो 45/90, तो ये हो गया 1/200, देखो 1/200, और नीचे यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, एन फैक्टर। और ये देखो ये हो गया 5/10, 1/2, 1/2 यानी कि 1/100। सॉल्व करने का तरीका देखना है। देखो ये 1/2 बन गया, 5/10 1/2, और ये 50 है तो 1/100, ये कट गया इससे, तो एन फैक्टर 2 दिखने लगा। क्लियर है? तो कैलकुलेशन सही करिए। देखिए इसको क्या सॉल्व किया, समझ में आया? देखो 100 नीचे ले आए, तो 45/90 इंटू 100, तो 45/90 कितना 2, तो 1/2, और नीचे 100 तो 1/200। और देखो इसको कैसे सॉल्व किया, 0.5 को लिख दिया 5/10, 5/10 मतलब 1/2, 1/2 यहाँ आ जाएगा तो बताना 1/100 बन जाएगा नीचे, ये लो, बस खत्म हो गया। कितना समझ में आया कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, वो भी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। नेक्स्ट पे चलो। चलिए भाई, ये वाला सवाल अब आपके सामने, ये तो डन था। देखो मेरे को एक बात बताना जल्दी से, मैं चैट ओपन कर रहा हूं, बताओ 8 नंबर डन था पिछली क्लास में, 8 नंबर डन, तो 8D लिख दो जल्दी से, 8D, 8D लिखो जल्दी से, 8D, हाँ डन। 9D, अगर डन है तो 9D लिखो, 9D, ओके। 10 नहीं हुआ था, 10 आज करेंगे, 11 आज करेंगे, 12 आज करेंगे, 13 आज करेंगे, ये सब आज करेंगे, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब देखो एक बस्ता 6 भी नहीं हुआ था, एक बस्ता 6, बताना एक और बताना जरा, 4 नंबर डन था क्या, 4 नंबर बताना, 4 नंबर डन था क्या, 4 नंबर डन था, यस डन था, मुझे याद है भैया। 4D नहीं हुआ था, चलो 4 करो, अगर नहीं हुआ था चलो मैं करा देता हूं, 4 करो, 4 मेरे ख्याल से हो चुका था, 4D, हाँ डन है भाई, 4D डन है। तो इसमें 12 आंसर आ गया था, क्या करा चुका हूं मैं, डन है, यस 4 भी डन है। तो 3 नंबर बचता है बस, और इधर देखो 1 2 3 नंबर बचता है, और एक ये 5 नंबर के बाद 6 नंबर बचता है। चलो एक 7 नंबर लगाओ, पहले 7 नंबर पढ़ो सब लोग, 7 नंबर पढ़ो जल्दी सब लोग, पहले 7 नंबर खत्म कर दें। 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको इसमें, फटाफट सवाल पढ़ लीजिए जल्दी से आप। A sample of hard water contains 20 milligram calcium plus 2 per liter. How many MEQ of Na2CO3 would be required to soften 1 liter of sample? ये है सवाल। और अब मैं आपके सामने ऑप्शंस पुट कर रहा हूं, 4 MEQ कितने होंगे ये बताना है। तो 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है आपके पास। पोल शुरू कर रहा हूं मैं आपके लिए, ये लीजिए, स्टार्ट। चैट ऑफ कर दे रहा हूं। अब देखिए आप जब इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो वहां पे हार्डनेस का टर्म आता है, वो आप वहां पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सवाल आया तो बता देता हूं मैं। 11th वालों में मैंने ये नहीं करवाया था क्योंकि उनको हार्डनेस अभी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ लोग अचीवर के हैं तो समझ सकते हैं हार्डनेस। देखो मैं साइड में कुछ बातें बताता जा रहा हूं, सुनते जाओ। देखिए पानी जब हार्ड वाटर आप लेते हैं ना, प्रशांत, दानियाल, शाफिया, सुनो ध्यान से, जब आप हार्ड वाटर लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसे सॉल्ट्स डिसॉल्व फॉर्म में रहते हैं जिनकी वजह से हार्डनेस आती है। जैसे देखो यहाँ पे कैल्शियम की प्रेजेंस है ना हार्ड वाटर के अंदर,
तो ये जो कैल्शियम है इसकी वजह से हार्डनेस है, इसके कुछ सॉल्ट वगैरह होंगे, वो सब आपको इनऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिर क्या करते हैं, उसमें कुछ मेथड्स होते हैं जिससे वो हार्डनेस हटाई जाती है। तो जो मेन कंसेप्ट होता है हार्डनेस हटाने के लिए, वो क्या करते हैं, कोई ऐसा एजेंट बाहर से मिला दो, जैसे Na2CO3 मिलाओगे तो क्या करेगा, इसका कैल्शियम जो है खींच लेगा, किसमें से, हार्ड वाटर में से, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और उसका कैल्शियम कैटायन जो घसीट लेगा, और जब उसमें से कैटायन कैल्शियम निकल के आ जाएगा, कुछ और बना देगा, वो अगर हार्डनेस क्रिएट नहीं कर रहा है तो सैंपल सॉफ्ट हो जाएगा। ये कंसेप्ट होता है। अब आपको इतने में नहीं पढ़ना, ठीक है, आपको ये नहीं पढ़ा है तो छोड़ दीजिए आप बात। आप तो इतना समझिए, आप तो बस इतना समझिए, देखो ये हार्ड वाटर है, देखो ये हार्ड वाटर है, तो इस हार्ड वाटर के अंदर कौन है मेन चीज, किसको निपटाना है हमको, कैल्शियम को। तो बताइए कैल्शियम के जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे कौन से वाले यूज्ड, वो बताओ किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, Na2CO3 के साथ। तो जो Na2CO3 के ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो इसके बराबर कर दो, क्योंकि बताओ किनके बीच में रिएक्शन हो रही है किसके बीच में रिएक्शन हो रही है, सॉफ्टन करने का मतलब समझ पाए, इसका कैल्शियम इसके Na2CO3 से रिएक्ट कर जाए। देखिए सॉफ्ट करने का, वाटर को सॉफ्ट करने का तरीका क्या है कि जो अंदर कैल्शियम है उसके साथ रिएक्ट कर जाओ और उसका कैल्शियम बाहर निकाल लो, अपने साथ कंबाइन कर लो तो बताइए कुल मिला के अगर आप इन दोनों की रिएक्शन करवा दें, इन दोनों की रिएक्शन करवा दें, अभी आप ज्यादा नहीं समझ पा रहे तो इतना समझिए कि जब ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे तो पानी सॉफ्ट हो जाएगा, इतना तो समझ सकते हैं ना आराम से। ठीक, अब मैं दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दूंगा। तो बताना सोडियम कार्बोनेट के लिए ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको निकालने हैं कितने चाहिए, तो आप कैल्शियम के पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। कैल्शियम के मिलीग्राम कितने बताओ, 20। कैल्शियम के मिलीग्राम कितने, 20। तो 20 डिवाइड बाय कर दो 1000। देखो मिलीग्राम आपको दिए तो बताना अगर 1 मिलीग्राम में 1000 डिवाइड कर दो तो क्या मेरे को ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएंगे, बराबर। अच्छा अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो और एक आपको तरीका बता देता हूं। देखो अगर आप 20 आपके पास, देखो ये जो दिया हुआ ये मिलीग्राम है, सॉरी ये तो ग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट नहीं है, मिलीग्राम है। तो एक काम करो, देखो एक काम करो, सबसे पहले 20 में 10⁻³ या जो भी 1000 डिवाइड किया था वो कर लो। बताओ क्या इससे अपने को ग्राम मिल गए, ग्राम। देखो मिलीग्राम दिया हुआ था, मिलीग्राम से ग्राम मिल गए। ग्राम डिवाइड बाय क्या कर लो, W/E लगा लो। E बताओ कितना लगाओगे कैल्शियम का, 20। कैल्शियम का E कितना लगाओगे, 20। कैसे, मोलर मास कितना 40, एन फैक्टर कितना 2। तो देखो ये क्या लगाया, ये कोई पूछे क्या लगाया तो क्या बोलोगे, W/E लगाया, बराबर। बताइए ये जो आया है इधर, क्या आप इसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे। देखिए ये देखिए मास आ गया किसमें, ग्राम में। 20 मिलीग्राम था तो 20 × 10⁻³ ग्राम कर लिया, और ये E हो गया। इसको बराबर कर दो इसके, तो बताना क्या ये Na2CO3 के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएंगे। कितना सॉल्व हो रहा है, ये देखो कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना है 10⁻³ तो यानी कि 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, किसके Na2CO3 के। इतने रिक्वायर्ड होंगे, अगर आप इतने ग्राम इक्विवेलेंट हो वो कैल्शियम को निपटा देगा, कैल्शियम को निपटा देगा। अब बताइए अगर आप इतने ग्राम इक्विवेलेंट उसको दे देंगे तो फिर मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने देंगे। अभी आपको पीछे बताया मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, 1000। तो इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दो। अरे पीछे बताया था ना भैया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 MEQ या 1000 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ध्यान दीजिए जो मिलीग्राम इक्विवेलेंट होते हैं उसी को बोलते हैं MEQ, उसी को क्या बोलते हैं MEQ। तो ये जो MEQ पूछा गया इसका मतलब क्या है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो क्या कर दो, इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट में 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितने MEQ आ गए, 1 MEQ। 1 MEQ की रिक्वायरमेंट होगी, यही पूछा गया था कितने MEQ चाहिए। कितनों को बात समझ में आ गई, कितनों बात समझ में, एक बार सब लोग उठा दिखा दो बात समझ में आ गई। फिर से बता देता हूं मैं आपको, ध्यान सुन लीजिए। अगर आपको सवाल में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी तभी आपको हार्डनेस समझ में आएगा, तो फिलहाल आप इतना समझ लो कि एक पानी था, पानी का सैंपल था जो कि हार्ड वाटर था। इस हार्ड वाटर में कोई ऐसी एक चीज है जो कि कैल्शियम के सॉल्ट है, मुझे इस कैल्शियम को हटाना है, तो मैंने इसका टाइट्रेशन करवा दिया, किसके साथ, Na2CO3 के साथ। ये एक ऐसा एजेंट है जो इससे रिएक्ट कर जाएगा और इसके कैल्शियम को इसके हार्ड वाटर में से निकाल लेगा और पानी सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आपने बराबर कर दिए। इसका मास आपको दिया था 20 × 10⁻³ ग्राम, अपॉन कर दिया इसका E, ये इसका ग्राम इक्विवेलेंट हो गए, तो इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही यूज होंगे। तो बताइए सोडियम कार्बोनेट के ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, और एक बार ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, ये आ गया 10⁻³ तो बस इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1000 मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएंगे, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। और बताओ मिलीग्राम इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, MEQ।
शॉर्टकट में क्या बोलते हैं उसको, MEQ। बस खत्म हो गया सवाल। अब मेरे ख्याल से सभी को आगे की बात समझ में, कोई ऐसा इसको बात समझ में ना आई हो? सबको आगे की एक बार अंगूठा दिखा दो यार। 2 बार बता दी मैंने आपको बात, थोड़ा अलग बात थी इसलिए मैंने 2 बार बता दिया। और मैं ये नर्चर में इसलिए नहीं बताता क्योंकि उनको हार्डनेस समझ में नहीं आती बिल्कुल। आपने तो थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, कभी ना कभी हार्डनेस सुना तो गई। चलें आगे बढ़े। ओके, ये सब डन है। अब आपको एक बात बताता हूं इंपॉर्टेंट, देखो ये वाला सवाल जो है ये डिफरेंट टाइप का एक सवाल है। ये 6 नंबर सुनना ध्यान से। अब 6 नंबर सवाल आपको समझने के लिए एक और कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान सुनना जरा। 6 नंबर सवाल करने के लिए आपको एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं लिमिटिंग रीजन, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग रीजन। क्या अब आप कहेंगे लिमिटिंग रीजन तो मैं पढ़ चुका हूं। हमें लिमिटिंग रीजन पढ़ चुके हैं क्या? पढ़ चुके हैं क्या? हाँ बिल्कुल पढ़ चुके हैं। लिमिटिंग रीजन पढ़ चुके हैं क्या? यस। लेकिन ध्यान दीजिए, अब आपको नया खेल सिखा रहा हूं। अभी तक जब आप लिमिटिंग रीजन पढ़ते थे, जरा टाइप करना क्या करते थे, जल्दी से टाइप करना सब लोग। क्या करते थे बताओ? लिमिटिंग रीजन पढ़ते थे तो क्या करते थे, जरा सिखाओ जल्दी से, बताओ जमाने को। क्या करते थे बताओ? सबसे पहले क्या करते थे? सबसे पहले कोई रिएक्शन आ गई, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, लिमिटिंग रीजन निकालना, क्या करोगे? सबसे पहले सबसे पहले रिएक्शन लिखोगे। हाँ, सबसे पहले रिएक्शन लिखोगे, फिर स्टेप बाय स्टेप बताओ, फिर बैलेंस करोगे, फिर क्या करोगे? गिवन मोल में कोफिशिएंट डिवाइड करोगे। गिवन मोल में नहीं, गिवन मोल, पूरी बात बोला करो। गिवन मोल में कोफिशिएंट डिवाइड करूंगा। फिर जिसका आंसर कम आएगा वो लिमिटिंग रीजन है। आया स्टेप समझ में सबको? क्या क्या किया बताओ? सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आ गया लिमिटिंग रीजन का तो क्या करेंगे? सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, सेकंड स्टेप बैलेंस करेंगे, थर्ड स्टेप गिवन मोल में कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे। जिसका आंसर छोटा आ गया वो क्या बनेगा? LR। आगे बात समझ में सबको? डन। एक बार अंगूठा दिखा दो भाई। अब सवाल उठता है, PDF भैया यहीं पे आपको दे रखी है मैंने, आप देखना भी यहाँ पे अपडेट सेक्शन में मैंने, हेलो अपडेट सेक्शन में भैया मोल के बहुत सारे क्वेश्चन पूरी DPP डाल दिए। कितनों को मोल की PDF यहां मिल गई क्वेश्चन वाली अपडेट में? कितनों को मिल गई अपडेट में? सबको मिल गई मेरे ख्याल से। देखो यस लिख रहे हैं तो आप जाके देख लेना भाई, सबको मिल जाएगी आराम से। देखिए मैंने डाल दी यहाँ पे, बिल्कुल। हाँ डाउट वगैरह मैं बताऊंगा, लेकिन आप पहले जो है ये तो बताओ ना मिल गई कि नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से। अब मैं आपको सिखा रहा हूं नई चीज। नई चीज क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजन बाय द हेल्प ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब ध्यान से एक बात सुनिएगा मेरी। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो क्या था? जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो स्टोइकियोमेट्री से, जो मैंने कहा था ना मोल कंसेप्ट 2 बातों पे बेस्ड है। मैंने आपको पहले बोला था मोल कंसेप्ट 2 बातों पे बेस्ड है ना? कौन कौन सी 2 बातों पे बेस्ड है? एक स्टोइकियोमेट्री और एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। पहले मैं आपको LR सिखाता था, लेकिन वो कौन सा मेथड था? वो था स्टोइकियोमेट्री। वो क्या था जो आप अभी बोला ना आपने, जितना कुछ कि पहले बैलेंस करो, फिर ये करो, फिर वो करो, वो सब किसके अंदर था? वो मेथड क्या था? वो स्टोइकियोमेट्री था। वो भी सही था, लेकिन एक और मेथड है जिसको बोलते हैं क्या? बाय द हेल्प ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसको कहेंगे हम सेकंड जो बेस है उसके ऊपर जा रहे हैं। सेकंड बेस अपना बताओ कौन सा होता है जिसपे मोल बेस्ड है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो अब हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को इस्तेमाल करेंगे और हम लोग इसकी मदद से LR को फाइंड आउट करना सीखेंगे। ये एक नई बात है। कितनों को समझ में आया कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं? बात समझ में क्या करने जा रहे हैं? ओके चलिए, मान लीजिए एक रिएक्शन मैंने ले ली। मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन ले ली इस प्रकार की। अब देखिए मैं यहां पे कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा और आपको बताना है सही है या गलत है। ठीक है, आपको बताना सही है या गलत है। और मैं चैट इनेबल कर रहा हूं, बस ट्रू या फॉल्स है ना, T लिखना है या तो F लिखना है, 2 में से एक लिखना है। ठीक है ना? चलो पहला स्टेटमेंट, ये देखो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। पहले सुन लीजिए जरा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी कौन है बताओ? कोफिशिएंट है ना? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, अब स्टेटमेंट सुनो पहला। अभी तो मैंने ये तो बात बता रहा हूं, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं बात। अब शुरू कर रहा हूं। पहला स्टेटमेंट, ये तो मैं बात बता रहा था। अब सुनिए स्टेटमेंट नंबर 1। रेडी? अब यहां से शुरू करेंगे, एक बार रुक जाओ सब। स्टेटमेंट नंबर 1, कैपिटल ए के अगर स्मॉल ए ग्राम जाएंगे तो कैपिटल बी के स्मॉल बी ग्राम जाएंगे, तो कैपिटल सी के स्मॉल सी ग्राम बनेंगे,
तो कैपिटल डी के स्मॉल डी ग्राम बनेंगे, TIF। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल ए के, रिएक्टेंट का नाम ले रहा हूं, कैपिटल ए, बड़ा ए, कैपिटल ए के अगर स्मॉल ए ग्राम जाएंगे तो कैपिटल बी के स्मॉल बी ग्राम जाएंगे, तो कैपिटल सी के स्मॉल सी ग्राम बनेंगे, कैपिटल डी के स्मॉल डी ग्राम बनेंगे। रॉन्ग है राइट? रॉन्ग, गलत है, गलत है भाई। अच्छा अगला सुनना फिर, अगर आपको ये सही लग रहा है तो अगला बताना जरा। कैपिटल ए के स्मॉल ए मोल जाएंगे, अगर कैपिटल ए के स्मॉल ए मोल जाएंगे तो कैपिटल बी के स्मॉल बी मोल जाएंगे। चलो पोलिंग करा देता हूं। चलो जो लोग बोल रहे हैं ट्रू वो लोग ए टिक करना, जो लोग बोल रहे हैं फॉल्स वो लोग बी टिक करना। अभी समझ में आ जाएगा, देखो क्या चल रहा है, ठीक है? ट्रू वाले ए, फॉल्स वाले बी। अब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अब शुरू कर रहे हैं पोल। स्टेटमेंट बोलूंगा पहले, है ना? स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए, स्टेटमेंट सुनिए अब, ठीक है? पहला क्या बोला मैंने स्टेटमेंट, कैपिटल ए के अगर स्मॉल ए ग्राम जाएंगे तो कैपिटल बी के स्मॉल बी ग्राम जाएंगे, तो कैपिटल सी के स्मॉल सी ग्राम बनेंगे, तो कैपिटल डी के स्मॉल डी ग्राम बनेंगे। पोलिंग स्टार्ट इसके लिए कर रहा हूं, इसके लिए कर रहा हूं। चलो स्टार्ट करो। इकहत्तर प्रतिशत लोगों ने कहा है, 70% ने कहा है गलत है। सबको समझ में आ रहा है? मतलब 27% ही कौन, 1% सी कह रहे, सी कौन है भैया? डी वाले भी हैं 2%। डी वाले कौन है, कहां से आते हैं ये लोग? चलो देखो, तो इसका ये बात समझ में आ गई, सब कुछ डन है। 69% करीब करीब लोगों ने कहा कि भैया, है ना, 69% लोगों ने कहा है कि ठीक है, आंसर होगा फॉल्स। ठीक, मैं लीडर बोर्ड नहीं दिखा रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं। अब सुनिएगा दूसरा स्टेटमेंट, कैपिटल ए के अगर स्मॉल ए मोल जाएंगे तो कैपिटल बी के स्मॉल बी मोल जाएंगे, तो कैपिटल सी के स्मॉल सी मोल बनेंगे, तो कैपिटल डी के स्मॉल डी मोल बनेंगे। पोल स्टार्ट। चलिए इसमें ट्रू फॉल्स भी आ रहा है, ट्रू फॉल्स कराते हैं। चलो ट्रू फॉल्स करा रहा हूं, ट्रू फॉल्स करा रहा हूं, ट्रू फॉल्स करा देता हूं। ट्रू फॉल्स का ऑप्शन भी आ गया इसमें। कैपिटल ए के स्मॉल ए मोल जाएंगे तो कैपिटल बी के स्मॉल बी मोल जाएंगे, तो कैपिटल सी के स्मॉल सी मोल बनेंगे, तो कैपिटल डी के स्मॉल डी मोल बनेंगे। ए वाला ट्रू है, बी वाला फॉल्स है। अब तो ट्रू फॉल्स ही करा दिया आपके सामने, अब तो दो ही हैं, ट्रू फॉल्स बस। अब तो सबको दिख रहा होगा आराम से। चलो प्रशांत, साफिया, सतीश, इन्होंने सबसे तेज जवाब दिया, बिल्कुल सही बात है। ये मोलर रेशियो ही तो होता है, बताइए, मोलर रेशियो ही तो होता है। अब अगला बोल रहा हूं, सुनना। कैपिटल ए के स्मॉल ए ग्राम इक्विवेलेंट जाएंगे तो कैपिटल बी के स्मॉल बी ग्राम इक्विवेलेंट जाएंगे, तो कैपिटल सी के स्मॉल सी ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे, तो कैपिटल डी के स्मॉल डी ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे। स्टार्ट। समझ में आ गया? फिर रिपीट कर देना, अगर कैपिटल ए के स्मॉल ए ग्राम इक्विवेलेंट जाएंगे तो कैपिटल बी के स्मॉल बी ग्राम इक्विवेलेंट जाएंगे, तो कैपिटल सी के स्मॉल सी ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे, तो कैपिटल डी के स्मॉल डी ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे। ट्रू या फॉल्स? अब फंस गया मामला। देखो अब आधा आधा जवाब आ रहा है भैया, कोई सही बोल रहा है कोई गलत बोल रहा है, 50-50 चल रहा है। देखो हो गया गड़बड़ मामला, यही भी कंसेप्ट टूट जाता है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये चीज। बिल्कुल कंसेप्ट टूट गया यहाँ पे, देखिए लोगों का। मास तक सही जवाब दे रहे थे सब लोग, मोल तक भी सब लोग सही जवाब दे रहे थे, बने हुए थे। जहां ग्राम इक्विवेलेंट आता है तो फंस गया मामला। देखो देखिए साहब, ये स्टेटमेंट जो था, ये स्टेटमेंट जो था, आपने बोला, मैंने कहा देखो क्या क्या काम, मैंने सुनना ध्यान से। मैं सही वाले लिख देता हूं, गलत वाले छोड़ रहा हूं। अगर इसके स्मॉल ए मोल जाएंगे तो इसके स्मॉल बी मोल जाएंगे, तो इसके स्मॉल सी मोल बनेंगे, तो इसके स्मॉल डी मोल बनेंगे। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये मोलर रेशियो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी को अंगूठा दिखा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर हटा रहा हूं इसे। ठीक है, अच्छा अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे क्योंकि मैं ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ा रहा हूं आपको, तो कंफ्यूजन ना, इसलिए मैं इसको हटा दिया। चलो ये सही है। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर इसके ए ग्राम इक्विवेलेंट जाएंगे तो क्या इसके बी ग्राम इक्विवेलेंट जाएंगे? हाँ भाई सही है क्या? क्वेश्चन मार्क। तो आप कहेंगे गलत है, गलत है। क्यों गलत है बताइए? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? अगर इसने इससे रिएक्शन करी तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम जाएंगे, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम जाएंगे। अगर इसके ए गए तो इसके भी ए ही जाएंगे। हेलो
बात समझ में आई बात? तो अगर आप कह रहे हो इसके ए जाएंगे और इसके बी जाएंगे, गलत हो गया स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट है। यही गलत हो गया तो आगे क्यों लिखूं मैं? कितनों को बात समझ में? एक बार अंगूठा दिखाओ भाई। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? अगर इसके 4 ग्राम इक्विवेलेंट जाएंगे तो इसके भी 4 ही जाएंगे, भले ए और बी कुछ भी हो, भले ये ए और स्मॉल भी कुछ भी हो। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियर है? तो अब बताना, अगर मेरे कोई बात समझ में आ गई तो मैं इसको भी हटा देता हूं भाई, ये भी गलत है। तो बताइए क्या सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर जाएंगे? यही तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। कितने जाएंगे वो तो सवाल बनाने वाला बताएगा, लेकिन जाएंगे तो बराबर ना, जाएंगे तो बराबर। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मान लो मैंने t इज इक्वल टू 0 से शुरू किया, देखना सुनना ध्यान से। मान लो इसके मैंने आपको 5 ग्राम इक्विवेलेंट दे दिए, और इसके मान लो मैंने 2 ग्राम इक्विवेलेंट दे दिए, इसके मान लो 0 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसके 0 ग्राम इक्विवेलेंट है। बताइए कौन पहले खत्म हो जाएगा? कौन पहले खत्म हो जाएगा? चैट इनेबल कर रहा हूं, कौन पहले खत्म हो जाएगा? कौन पहले खत्म हो जाएगा? क्या दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर बराबर जाएंगे? इसके भी 2 जाएंगे तो इसके भी 2 जाएंगे, इसके भी 5 जाएंगे तो इसके भी 5 जाएंगे। लेकिन छोटे किसके ग्राम इक्विवेलेंट है? 2 वाले के, तो क्या 2 वाला पहले खत्म हो जाएगा? हेलो, 2 वाला पहले खत्म हो जाएगा। और बताइए 5 वाला एक्सेस में बच जाएगा, 5 में से 2 ग्राम इक्विवेलेंट जाएंगे उसके, भाई इसके 2 गए तो इसके भी 2 जाएंगे। और बताइए इसके भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट बन जाएंगे, और क्या इसके भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट बन जाएंगे? यही तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। कितनों की बात समझ में आ गई? कितनों की बात समझ में आ गई? तो बताइए कौन बना एलआर? कौन बना एलआर? बी बना एलआर। कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हैं आप? ग्राम इक्विवेलेंट। कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हैं आप? ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बात समझ में आ रही है? तो बताइए मेरे को एक बात बताइए, जब आप ग्राम इक्विवेलेंट से एलआर निकालते हैं तो क्या कंसेप्ट है? जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे वो बनेगा एलआर, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे वो बनेगा एलआर। मौज आ गई तो यार कीबोर्ड तोड़ो एक बार यार। ग्राम इक्विवेलेंट जिसके कम होंगे वो बनेगा एलआर, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट। इसीलिए मैंने शुरुआत में जमीन बनाई, देखिए पहले मैं कहां से बात को ला रहा हूं, फिर यहां तक ले आया आपको। ऐसा नहीं सीधे दे दिया आपको, पहले जमीन बनाता हूं। तो जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे वो होगा एलआर। ठीक बात समझ में आ गई सबको बात? ये लॉजिक है। अच्छा, भले ही कोफिशिएंट यहां कोई भी हो, ए बी सी डी, उनसे कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं। वो स्टोइकियोमेट्री में देखना होता था, यहां नहीं देखना है। कोफिशिएंट ना भी दूं, बिना बैलेंस के सवाल पूछो तो भी कर लेंगे। डन। केस नंबर 2 सुनना, केस नंबर 2 सुनना। केस नंबर 2 में आपसे कहता है कि मान लो मैंने फिर से एक रिएक्शन दे दी ऐसी, स्मॉल ए कोफिशिएंट कितना है पता नहीं भैया, बी भी कितना है पता नहीं, सी भी कितना कोफिशिएंट है पता ही नहीं, कोफिशिएंट दिए ही नहीं उसने, अजीब दिए, एबीसीडी, वैल्यू नहीं बताई। इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, और इसके मान लो इसके भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट है। अब बताओ क्या होगा? अब कौन एलआर है? अब कोई एलआर नहीं है, अब कोई एलआर नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके 2 में से 2 जाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसके भी 2 में से 2 ग्राम इक्विवेलेंट जाएंगे। समझ में आ रही बात? और अगर दोनों के बराबर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट जाएंगे और 2-2 ही हैं स्टार्टिंग में, तो कोई एलआर नहीं है। दोनों साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, तो नोबडी इज एलआर। इसके भी कितने बनेंगे? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। इसके भी कितने बनेंगे? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बात समझ में आ रही है? डन। चलने आ गया। ओके, लॉजिक कंसेप्ट, वेरी गुड। समझ में आ गई बात? तो सवाल लगा सकते हैं आप। देखिए सवाल लगा, इसीलिए मैंने जमीन बना ली, अब सवाल लगाइए। 6 नंबर, 6 नंबर पढ़ते हैं। 6 नंबर पढ़िए सब लोग। पोल कराऊं इसमें कि ना कराऊं? पोल कराऊं? करेंगे पोल? मजा आ रहा? कंसेप्ट नए नए बता रहा हूं, सुनते जाइए। पोल स्टार्ट, चलो पोल करो। चलो, बहुत आसान सवाल है। देखिए अगर आप, तो बहुत आसान सवाल है, अगर आप लॉजिकल चल रहे हैं तो बहुत आसान सवाल है। बेरियम का एटॉमिक वेट होता है 137, बता दूं आपको नहीं पता तो। बेरियम का एटॉमिक वेट 137, बेरियम सल्फेट का मोलर मास 233 दे दिया। अब बता दो चलो। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए भाई। सतीश, साफिया, प्रशांत, अब आपको ये सब तभी कर पाएंगे जब आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए मैं नए पेज पे आ जा रहा हूं, नए पेज पे आ जा रहा हूं। देखो यहाँ पे BaCl2 लिया आपने, यहां हमने रिएक्शन करवाई Al2SO4 होल थ्राइस से। ठीक, आगे चल के क्या बनेगा? देखो इसका बेरियम इसके सल्फेट से जुड़ेगा तो BaSO4 बनेगा, और इसका एल्युमिनियम इसका Cl से जुड़ेगा तो AlCl3 बनेगा। एक बात बताओ, मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं या फिर मैं स्टोइकियोमेट्री से लगाने जा रहा हूं? ये सवाल आया। मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से लगाऊंगा स्टोइकियोमेट्री से? अच्छा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से लगाऊंगा तो बताना इसको बैलेंस करूं क्या? इसको बैलेंस करूं क्या? बैलेंस करूं क्या? नो, यही तो फायदा है, यही तो मैंने आपको सिखाया। देखिए पीछे आप देखिए, ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो सी है, ये जो डी है, ये आपको पता भी नहीं क्या है।
लेकिन फिर भी आप सवाल लगा रहे हैं। डन। यानी कि जब आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से सवाल लगाते हैं तो क्या आपको एक एडवांटेज है? क्या एडवांटेज है भाई? आप रिएक्शन को बैलेंस करो ही मत। मान लो ये ए यहां से हटा के फेंक दूं, ये बी यहां से हटा के फेंक दूं, तब भी तो सवाल लगेगा। तो ये फायदा है। तो बताइए क्या मैं इसको बैलेंस करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा, बचाऊंगा टाइम अपना। सीधे क्या करूंगा बताना, इसका डेटा क्या दिया आपको? 20 ml 0.1 नॉर्मल, पढ़ लो पीछे भैया। ठीक, इसका देखो 30 ml 0.2 नॉर्मल। नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करो 0.1 इंटू 20, कितने आ गए? 2। क्या आ गए? MEQ। MEQ क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम ml में, मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गए। बताओ इसको मल्टीप्लाई करो, पीछे बता चुका हूं आपको। 0.2 इंटू 30, 30 2 60 और एक डेसिमल लगाया तो 6 आ गए MEQ, क्योंकि वॉल्यूम किसमें? ml में। इनके कितने MEQ हैं? 0 और 0। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब बताइए t इज इक्वल टू 0 पे आपको MEQ दिए हुए हैं, रिएक्शन आपने बैलेंस करी ही नहीं है, जरूरत भी नहीं बैलेंस करने की। देखो बैलेंस क्या हमें पता भी नहीं है, लेकिन क्या मैं सवाल लगा सकता हूं? यस। कौन बनेगा एलआर? इसके 2 MEQ, इसके 6 MEQ, कौन बनेगा एलआर? क्या ये लिमिटिंग एजेंट है? कैसे पता है? जिसके MEQ कम वो बनेगा एलआर, जिसके MEQ कम या ग्राम इक्विवेलेंट कम वो बनेगा एलआर। तो बताइए इसके 2 में से 2 MEQ क्या पूरे चले जाएंगे? और इसके 6 में से 2 MEQ चले जाएंगे? क्योंकि जितने MEQ इसके जाएंगे उतने इसके भी जाएंगे, और क्या उतने इन दोनों के बन भी जाएंगे? उतने इन दोनों के बन भी जाएंगे। यही तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। तो बताइए सिस्टम ये खत्म हो गया, ये बच गया, ये दोनों बन गए। अब आपसे सवाल क्या पूछा उसने? सवाल पढ़ो। कह रहा है BaSO4 कितना मैक्सिमम बनेगा? तो जितना बनना था बन गया, 2 MEQ। इससे ऊपर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता बताओ? इससे ऊपर बेरियम सल्फेट बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये खत्म हो गया। देखो ये खत्म हो गया, बेरियम का सोर्स ही खत्म हो गया। तो बताना बेरियम सल्फेट के मैक्सिमम MEQ कितने बन सकते थे? 2 MEQ। अगर पूछता कितने मैक्सिमम MEQ बन सकते तो बोलेंगे 2 MEQ। लेकिन ध्यान दीजिए MEQ नहीं पूछा उसने। क्या पूछा उसने मास पूछ लिया। तो मास में कन्वर्ट कर लोगे क्या? देखो 2 MEQ को, बेरियम सल्फेट है, देखो बेरियम सल्फेट है और उसके 2 MEQ आ गए आपके पास, ये मैक्सिमम है। क्या इसको मास में कन्वर्ट कर लोगे? कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ? पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करो, 1000 डिवाइड कर दो, फिर बताओ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? W/E। डन। W निकालना मेरे को। E कितना लगाओगे इसका? बेरियम सल्फेट का मोलर मास होता है 1, बेरियम सल्फेट का लगाओगे तो बेरियम का होता है 137। बताते जाने, सुनते जाइए। सल्फर का 32, नहीं पता तो सुन लीजिए। ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64, इसको जोड़ो। बेरियम का 137 होता है, इसको जोड़ो तो इसका 233 मोलर मास आएगा। तो यहां पे लगा दो 233। इक्विवेलेंट वेट लगाना है तो क्या करोगे? अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर बताओ कितना होगा? 2। क्यों? क्योंकि बेरियम टूटेगा तो क्या टूटेगा? Ba+2 और सल्फेट। समझ में आ रही बात क्या भाई? तो बताइए यहां पे मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये हो गया E, ये हो गया W, इसको इसके बराबर कर दो। तो जैसे बराबर करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर आ जाएगा। देखो सॉल्व होता है, सामने ही दिख रहा है आपको। ये देखो इस 2 से 2 निकल लिया, ये इधर जाएगा तो 233/10⁻³ कितना आ गया? 0.233 ग्राम। क्या तो समझ में आ गई बात? हेलो, क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन था? ढंग का क्वेश्चन था? मजा आया कि नहीं मजा आया? बताओ भाई, क्या आपको नए कंसेप्ट मिले कि नहीं मिले? और एक बार कीबोर्ड तो तोड़ डाला करो यार, अगर मौज आ गई तो। चलो आगे बढ़े। डन है सब मामला। अब मैं आपको अगली चीज सिखा रहा हूं, अगला कंसेप्ट है अपना, ये सब खत्म। इसमें J स्टार कहां गया? J स्टार इसमें लगाओ, कुछ दिक्कत नहीं। आप देखो आपका दिमाग चलता है ना थोड़ा, तो आप इस सवाल में कुछ नहीं करना था, इस सवाल में कुछ करना ही नहीं था। देखो पेन ही नहीं चलाना था। मैं बताऊं आपको 20 ml 0.1 नॉर्मल, 30 ml 0.2 नॉर्मल। सुनना ध्यान से जरा, आपको J चाहिए, सुनिए। आप एक लाइन में लगाओ ना सवाल, इतना क्यों ताम झाम कर रहे हो? देखो BaCl2 है, साथ में कौन है भैया आपके? साथ में कौन है? Al2SO4 ऑल्थराइज है। सुनना ध्यान से जरा, मेरे सामने आप ये सवाल लाओगे ना तो मैं पेन ही नहीं चलाऊंगा इसमें। सुनना ध्यान से जरा, पेन ही नहीं चलाऊंगा। कहूंगा बताना इसको, यहां मल्टीप्लाई करूंगा। देखो यहां मल्टीप्लाई करो, यहीं पे 20 इंटू 0.1 कितने हो गए? 2। यहां लिख दूंगा 2, ठीक है। यहां करूंगा 30 इंटू 0.2, 30 2 60 यानी कि 6। इसके 2 तो इसके 6, यही कहूंगा ये एलआर है, ये एलआर है, ये कम है तो ये एलआर है। और ये जितना ये पूरा खत्म हो जाएगा तो उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा। तो बताओ सीधे बोलूंगा क्या? सीधे बोलूंगा इससे जो BaSO4 बनेगा वो कितने MEQ बनेगा? 2 MEQ डायरेक्ट। हेलो, क्या बात समझ पा रहे हैं? क्या एक लाइन में आ गया मामला? 2 MEQ। अब 2 MEQ आ गया तो अगली लाइन में आप आंसर नहीं निकाल पाओगे क्या? अगली लाइन में आंसर आ गया, 2 MEQ आ गया, 2 × 10⁻³ कर दो,
और गिवन मास ऊपर है, मोलर मास कितना होता है 233 है, और एन फैक्टर कितना 2, खत्म हो गया। लो भैया डब्ल्यू निकाल लो यहां से। सवाल एक ही लाइन का होता है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, ये 2 MEQ, ये 6 MEQ, तो ये 2 MEQ खत्म होंगे पहले, इसके मैक्सिमम 2 बनेंगे, और 2 MEQ का मतलब ये ग्राम इक्विवेलेंट, W/E खत्म, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। कितना समझ में आ गया? सवाल क्या 2 ही लाइन का था? सवाल क्या 2 ही लाइन का था एकदम। ये देखिए इसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा, और इसका पेन नहीं चलाना। देखो ये 2 से 2 कट गया, देखो फिर भी नहीं सॉल्व करना इसके आगे। देखो 2 से 2 ही कट गया, ये 2 और ये 2 चला गया, 233 इधर गया और इधर जाएगा तो 10⁻³ मल्टीप्लाई होगा तो 0.233, खत्म खत्म। एक लाइन का सवाल होता है हर बार, बस मुद्दा है वो है किसके सामने, इसका फर्क पड़ता है। जीनियस ऑसम मेथड, थैंक यू वेरी मच। तो आप अपना सोचने का नजरिया एक बार सेट कर लीजिए ना, तो आपको हर जगह दिखेगी चीजें। 8, 9, 10 पे आ जाइए भैया। अब आ जाओ इंपीरिकल फॉर्मूला। अब हम लोग चल रहे हैं, चैट में बंद कर रहा हूं। सबको समझ में आ गई बात? मजा आया कंसेप्ट में? अब चलिए इंपीरिकल फॉर्मूला आपको सिखाता हूं। चलिए अब आपको सिखाता हूं इंपीरिकल फॉर्मूला। बहुत दिनों से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, कहते हैं परसेंटेज वाले सवाल नहीं लगते, क्या करूं, कहां चला जाऊं? कहीं मत जाइए, यहीं आइए, और कहां जाएंगे? लगने होंगे तो यहीं से लगेंगे, और नहीं लगने, यहां से नहीं लगे तो फिर तो कहीं से नहीं लगेंगे। फिर सुनना आप जरा, इंपीरिकल फॉर्मूला, इसका दूसरा नाम होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अब सवाल यह है क्या होता है, जरा इसको समझना शुरू करिए। इट रिप्रेजेंट्स simplest ratio of number of atoms। देखिए नोट्स भी आपके बिल्कुल सिस्टमैटिक बनाता जा रहा हूं, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी इसके बाद, बस आपको लिख लेना है ये सब बातें अपने हिसाब से। इतनी सिस्टमैटिक पढ़ाई चल रही है। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो कोई आपसे पूछे कि बताओ इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ये बता देंगे उसको, कहेगा ठीक है चलो कुछ कुछ तो समझ में आएगा उसको, अभी और समझते हैं। फिर आपसे कहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है भैया, पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसको खोलते हैं बात को। कोई पूछता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट रेशियो नहीं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो दोनों में फर्क समझ पाए आप क्या है? देखो पहला वाला क्या कह रहा था, पहला वाला भी कह रहा था कि आप एक मॉलिक्यूल लाओ कंपाउंड का, ये भी कह रहा भैया एक मॉलिक्यूल लाओ कंपाउंड का। पहला वाला कह रहा है मेरे को सिंपलेस्ट रेशियो बता दो, किसका? एटम्स का। दूसरा वाला कह रहा है मेरे को एक्चुअल एटम्स बता दो। तो जब आप एक्चुअल एटम बताते हैं तो वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जब आप सिंपलेस्ट रेशियो बताते हैं तो वो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या थोड़ा अंतर समझ में आने लगा आपको? हेलो, थोड़ा थोड़ा अंतर समझ में आने लगा? चलिए और अंदर चलते हैं। अब मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूं और आपको बताना है कैसा लगता है। स्टेटमेंट नंबर 1, टू डिफरेंट कंपाउंड्स। मान लो आपको ऑप्शन में ऐसा लिख दिया विच वन इज करेक्ट, इनकरेक्ट, टू डिफरेंट कंपाउंड्स, क्योंकि ऐसे सवाल भी आते हैं। may have similar empirical formula। सिमिलर इंपेरिकल फॉर्मूला। पोल शुरू कर रहा हूं, जरा सोच के बताइएगा ट्रू या फॉल्स। सोच के बताइए, कोई एग्जांपल सोचिए। आपको लॉजिक पीछे बता दिया मैंने क्या होता है सिंपलेस्ट, और ये सोच के बताइए सही कि गलत। आज इंपेरिकल फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से निपटा देंगे, है अपने पास अभी आधे घंटे। हाँ भाई, 87% लोग कह रहे हैं सही है और 13% लोग कह रहे हैं गलत है। लो भाई, सतीश, शाफिया, अमोल बिल्कुल सही है, यानी सही जवाब ये है कि ट्रू है।
अगला बयान सुनिए, अभी बताता हूं क्यों ट्रू है। एक और बताना जरा तुम पहले। मान लो उसे कहता है इंपिरिकल फॉर्मूला, empirical formula may be similar as molecular formula in some compounds. True या false? करिए जरा, देखें। पिछला 13% लोगों ने गलत किया था करीब, इस बार देखते हैं जरा, फिर से वैसा ही चल रहा है। 83% सही बोल रहे हैं, 81% सही बोल रहे हैं, 19% गलत बोल रहे हैं। लो भाई, सतीश अमोल जीत, ये भी ट्रू है। कैसे? अब सुनिए ध्यान से, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लो मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा, ठीक है। EF मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला और MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ मान लो मैंने ग्लूकोज ले लिया, C6H12O6, ठीक है। फिर मान लो मैंने यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लिया, CS3COH। जरा बताना दोनों का क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला आप लिख लेंगे? जरा दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख के देखो, दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख के देखो। क्या करेंगे बताओ? सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। पीछे आपने पढ़ा है ना कुछ सिंपलेस्ट रेशियो। अच्छा, सिंपलेस्ट रेशियो जिसको नहीं आता क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सिंपलेस्ट रेशियो अगर आपको नहीं आता सुन लीजिए जरा। मान लो कहता है कोई 3 और 6 है, तो बताइए ये क्या सिंपलेस्ट रेशियो है? सुन लीजिए अगर आपको नहीं आता किसी को, 3 और 6 क्या सिंपलेस्ट रेशियो? नो, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 के अलावा 3 भी कॉमन डिवाइड हो रहा है। कोई कॉमन डिवाइड अगर हो रहा है इंटीजर तो इसका सिंपलेस्ट नहीं है। तो क्या करो, जो छोटा है उसको डिवाइड कर दो, 3 को डिवाइड कर दो दोनों में, तो क्या बन जाएगा? 1:2, 1:2। तो ये है सिंपलेस्ट रेशियो। कर लेंगे। मान लो कहता है कि 3 व्यक्ति है, मान लो 3, 6, 9, 3, 6, 9। बताइए ये सिंपलेस्ट रेशियो है क्या? नो, ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, ये भी नहीं है। बताओ क्या करें? 3 डिवाइड कर दो सब में, तो 1:2:3, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। समझ में आ रही बात? चलो अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे 1/2:1, ये सिंपलेस्ट रेशियो है क्या? जरा बताना, 1/2:1 ये सिंपलेस्ट रेशियो है क्या? ये है क्या सिंपलेस्ट रेशियो? पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये है क्या? नो। क्या करेंगे? इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या करें इंटीजर बनाने के लिए? 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 1, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2, ये सिंपलेस्ट रेशियो। कितना समझ में आ गई बात? सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है? इंटीजर होना चाहिए और 1 के अलावा कोई कॉमन डिवाइड इंटीजर नहीं होना चाहिए, राइट। चलो अब बताओ जरा, 6, 12, 6, तो 1:1। देखो 6, 12 और 6 का रेशियो है, तो 6 डिवाइड कर दो तो 1:1 हो जाएगा ना, 1:1। तो 1:1 क्या है? ये सिंपलेस्ट रेशियो, ये सिंपलेस्ट रेशियो, ये नहीं है। तो बताइए क्या लिखें फिर? C1H2O1। समझ में आ गई बात? इसको क्या लिखो? इसको लिख लो CS3COOH को लिख लो। C कितने हैं? 2। देखो H कितने हो गए? 4, और O कितने हो गए? 2। तो बताओ 242, 242 ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। तो क्या करें? 2 डिवाइड कर दें, तो 1:1 है क्या? 1:1 है क्या सिंपलेस्ट रेशियो? यस। तो बताइए क्या लिखें? C1H2O1। क्या बात समझ में आ रही सबको? डन। तो बताइए अगर बात समझ में आ गई आपको सबको, तो बताओ ये दोनों आंसर क्या निकला? फिर इससे कंक्लूजन क्या निकला? ये दोनों देखो, ये ग्लूकोज है, ये एसिटिक एसिड है। ग्लूकोज और एसिटिक एसिड 2 अलग अलग कंपाउंड हैं, लेकिन उन दोनों के जो इंपिरिकल फॉर्मूला है वो सेम है। यानी कि 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में हैव सिमिलर इंपिरिकल फॉर्मूला। 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में लगाया है, मस्ट नहीं लगाया, में हो सकता है, में हैव सिमिलर इंपिरिकल फॉर्मूला। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डन। अंगूठा दिखा दो, बात समझ में आ रही है? अगला क्या बोल रहा है बताओ? इंपिरिकल फॉर्मूला में भी सिमिलर एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन सम कंपाउंड। देखिए मैं आपको फिर से 2 एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा C6H6 और मैंने यहां पे लिखा CH4। ये दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैं। जरा इनकी इंपिरिकल फॉर्मूला बताओ। देखो यहां 6 और 6 का रेशियो है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा बताओ? C1H1। ये देखो C1H4 है, तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन भी यही होगा। आई बात समझ में? तो मेरे को एक बात बताओ इंपॉर्टेंट की, बताओ कभी कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपिरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकते हैं। देखो कभी कभी सेम भी हो सकते हैं, और कभी कभी देखो डिफरेंट भी हो सकते हैं। कभी सेम कभी डिफरेंट, तो मे बी सिमिलर एंड मे बी डिफरेंट। तो ये भी सही है। कितना बात पूरी समझ में आ गई इतनी? सवाल लगाते हैं। 10 नंबर पढ़ो।
अब ये सवाल मैं पहले करा रहा हूं, आप सुन लीजिए पहले तरीका क्या है अपने पास, है ना। चलो पढ़ लो सवाल। 57.8% आपके पास कार्बन है, 3.6% आपके पास हाइड्रोजन है और बाकी सब ऑक्सीजन है ना। चलो शुरू करते हैं। आपको बताना क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है आपको, वेपर डेंसिटी अगर दी हुई है 83 कंपाउंड की, तो इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना है। सवाल समझ गए? शुरू करते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड पे, थोड़ा साफ सुथरा शुरू करें जिससे दिखाई पड़ जाए एक बार सर। देखो यहाँ पे तीन आपके पास एलिमेंट, एक सी है और एक एच है और कह रहा है रेस्ट ऑक्सीजन है। तो सी कितना दिया पढ़ लो, पीछे स्लाइड में आपको दिया था 57.8%, है ना, लिख दिया मैंने। एच दिया था आपको 3.6%, ये भी लिख दिया मैंने। इन दोनों को जोड़ो, 100 में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस कर दो इन दोनों को, तो बचा हुआ कौन है, रेस्ट कौन है फिर। तो इन दोनों को जोड़ करके मैंने 100 में से माइनस कर दिया, तो रेस्ट जो आया वो आया 38.6, चेक कर लीजिए। ठीक है, अब बताओ अगर ये आ गया तो बताओ रेस्ट हो गया ऑक्सीजन। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब मेरे को निकालना है इसका आगे की कहानी। आगे की कहानी निकालने के लिए आप क्या क्या करेंगे सुनिए, तरीका समझिए। अब कुछ लोग मेथड पढ़ते हैं, कह रहे मेथड पढ़ा दूं तुम्हें, क्या कहना पढ़ाओ मेथड, क्या मेथड पढ़ाओगे। कह रहे अगला काम ये किया करो, तीनों के एटॉमिक वेट लिखा करो। देखो सुनते जाना, पहले आपको मेथड बताता हूँ लोग क्या पढ़ाते हैं। कार्बन का कितना 12, कहते इसका 1, इसका कितना 16, कहते फिर क्या करूं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप सिखाते हैं। कह रहे फिर ये किया करो कि जो परसेंट दिया जाए, देखो ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो दिया जाए एलिमेंट का, उसमें उसका रिस्पेक्टिव एटॉमिक वेट डिवाइड कर दिया करो। कह रहे अच्छा ये इससे क्या होगा, कह रहे बस करते जाओ, अभी सुनते जाओ कितना। कहते हैं अच्छा कर दिया, लो ये डिवाइड कर दिया, 3.6 में 1 डिवाइड कर दिया, 38.6 में 16 डिवाइड कर दिया। कह रहे फिर क्या होगा, कह रहे फिर सॉल्व कर लो इसको, इन तीनों को सॉल्व कर लो। कह रहे ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करिए आप थोड़ा सा इसको, देखिए 12 4 48 होता है। देखो ये तो 3.6 आ गया, ठीक है ना, और ये 12 4 48, 12 5 60, तो 4 और 5 के बीच में आएगा। आप चेक करेंगे 36 अगर ये है तो वो 48 के आसपास आ रहा होगा, मल्टीपल में आएगा, और नहीं आएगा तो आसपास ले लेंगे हम लोग, तो ये 4.8 आएगा, चेक कर लेना। देखो ये 16 2 32 होता है, 16 3 48 होता है, 2 और 3 के बीच में आएगा, तो ये 36 है तो ये 24 आएगा। तो चेक करेंगे तो ये 2.4, समझ में आ रहा है कैसे सोचना होता है। देखिए 36 12 इंटू 3 है तो 12 इंटू 2 24 के आसपास आ रहा होगा, थोड़ा आइडिया ले लो यहाँ से। 12 2 16 2 32 और 2 पॉइंट समथिंग है। अब देखिए ध्यान से, इतना हो गया, कह रहे हाँ ठीक है इतना भी कर लिया। कहने फिर क्या करोगे, कहेंगे अब देखो इनके बीच में रेशियो निकाला करो। अब इनके बीच में रेशियो निकाला करो। कहने कैसे रेशियो निकालेंगे, कहेंगे जो सबसे छोटा हो, भाई सिंपलेस्ट करना है आपको रेशियो, तो जो पहला स्टेप है कि जो सबसे छोटा हो उसको तीनों में डिवाइड कर दो। तो इसमें डिवाइड कर दो सबसे छोटा कौन 2.4, इसमें भी डिवाइड कर दो सबसे छोटा कौन 2.4, इसमें भी डिवाइड कर दो सबसे छोटा कौन 2.4। ये तरीका सिखाते हैं। कहने फिर क्या होगा, कहने फिर ये 1 आ जाएगा। कहने फिर ये क्या आ जाएगा, देखो डेसिमल हटाओ, 12 3 36, 12 2 24, 3/2, देखो 12 ये 24 2 48, ये 2 आ गया। तो फिर कहना ये देखो रेशियो थोड़ा आसान लगने लगा, 2:3/2:1। बात समझ में आई? फिर कहना देखो आपके पास रेशियो आ गया कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। क्या रेशियो आ गया आपके पास, 2 3/2 और 1। कह रहे ऐसे ले आओ इंटीजर के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में, जो ला पा रहे हो ले आओ पहले। फिर क्या करो, कह रहे हो ये सिंपलेस्ट है क्या, कहेंगे नहीं। क्यों नहीं सिंपलेस्ट है बताओ, ये सिंपलेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है सिंपलेस्ट बताओ, क्योंकि बीच में एक फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन को हटाओ। कह रहे फ्रैक्शन को कैसे हटाएं, कह रहे पूरे में नीचे जो आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 आ रहा है 2 मल्टीप्लाई कर दो, बताओ ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा। क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इन तीनों के बीच में, ध्यान दीजिए 2 के बीच में नहीं, तीनों के बीच में 1 के अलावा कोई और इंटीजर डिवाइड नहीं हो रहा है कॉमन। देखो 2 डिवाइड हो रहा है तो इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, लेकिन 3 में नहीं हो रहा है। तो बताइए क्या सिंपलेस्ट रेशियो है, यस। और सिंपलेस्ट रेशियो आ गया तो इंपीरिकल फॉर्मूला भी आ गया, उसी से आता है इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, सी कितने 4, एच कितने 3 और ओ कितने 2। कितनों को इतनी बात समझ में आ गई, हेलो एक बार चलो उठा दिखा दो, इतनी बात समझ में आ गई। ये तरीका आपको सिखा दिया मैंने, ये ऐसा ऐसा करते हैं। कहते फिर क्या करोगे, अच्छा फिर क्या करोगे, कह रहे फिर अगला काम देखो, ये डन हो गया, इंपीरिकल डन। अब मॉलिकुलर निकालेंगे। कह रहे मॉलिकुलर में क्या करते हो, कह रहे एक और स्टेप सीखो। कह रहे क्या सीखे भैया, इंपीरिकल फॉर्मूला आ चुका है, कह रहे हाँ आ चुका है। क्या आया इंपीरिकल फॉर्मूला, C4H3 और O2, ये आ गया। अब क्या करो, इसका इंपीरिकल मास निकाल लो, इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो। इंपीरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, जैसे मॉलिकुलर मास निकालते हो वैसे निकालेंगे। तो क्या करो, कार्बन का 12 12 इंटू 4, एच का 1 1 इंटू 3, ओ का 16 16 इंटू 2, सबको जोड़ दो उठा 12 4 48, 3 51 और ये 32। चेक करो 12 4 48 और 3, तो ये हो गया, और 16 2 32, सबको उठा के जोड़ दो। जैसे सबको जोड़ोगे तो यार 83, चेक कर लीजिए आ रहा है 83, और ये आ गया 83, तो उसको यहां लिख दो भैया, ठीक है। कहने फिर क्या करें, कहने फिर इधर आ जाओ सवाल पे। सवाल में क्या दिया आपको, वीडी दिया, वेपर डेंसिटी। आपको बताया था वेपर डेंसिटी में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूलर मास आता है। देखो वेपर डेंसिटी कितना दिया, 83, चेक कर लीजिए। तो वेपर डेंसिटी 83 दिया, कहने फिर क्या करूं, कहने फिर एक काम करो, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू लगा दो 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी।
और वेपर डेंसिटी आपको दी हुई 83, तो 2 into 83 कर दो, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। कह रहे फिर क्या करें? कह रहे फिर एक काम करो, मॉलिक्यूलर मास जो आया है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो आया है उसमें इंपिरिकल फॉर्मूला मास डिवाइड कर दो, उसमें इंपिरिकल फॉर्मूला मास डिवाइड कर दो। कह रहे ये क्यों करते हो? कह रहे करते जाओ भी तो बस। कह रहे फिर क्या होगा? कह रहे एक नंबर आ जाएगा आपके पास, उसको n बोल दो। कह रहे अच्छा करके देखते हैं, बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपने कितना लिखा? 2 into 83, ये लो। कह रहे उसमें डिवाइड कर दो, कितना? इंपिरिकल फॉर्मूला मास कितना? 83। देखो देखो 2 into 83 क्या आ गया? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है, मोलर मास है। और ये क्या है? ये इंपिरिकल फॉर्मूला मास है। डिवाइड कर दिया, सॉल्व किया, 83 कट गया तो n आ गया 2। कह रहे n आ गया 2। कह रहे n का क्या करूं? कह रहे जो n2 आया है उसको इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो, 4-3-2 वाले में। देखिए 4-3-2 वाले में अगर आप रेशियो में, ये इंपिरिकल था, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें तो कह रहे हैं ये जो डेटा आपको आया है ये n की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जो अब नया डेटा आएगा वो आएगा 8, 6 और 4। ये एक्चुअल रेशियो होगा और ये आपको क्या दे देगा? ये मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C8H6O4। और कह देंगे इस प्रकार से सवाल समाप्त हो गया। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब देखिए ये सब ग्रंथ की तरह लोग पढ़ रहे हैं मार्केट में, कहीं ये सब पढ़ लिया और ये लो भैया आंसर आ गया, बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ, अब आराम करेंगे, राहत की सांस लेता हूं मैं, चलो बैठ जाता हूं, चलो हो गया भाई, 2 मिनट का मौन रखा जाए इसके लिए। क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता है साहब, बस कह रहे हैं ये मेथड है, ऐसे किया करो, मेरी जिंदगी कट गई, तुम्हारी कटवा दूंगा। लॉजिक की हवाई नहीं कुछ, क्या चल रही जिंदगी में। देखिए सुनिए ध्यान से, अब मैं आपको पहले सिखा देता हूं ये मेथड क्या, फिर मैं खेलना सिखाऊंगा आगे। पहले तो ये सीखो कि मेथड क्या भैया। देखो ये परसेंट जो आपको दिया होता है ना, परसेंट, इसका मतलब क्या होता है? ये परसेंट W/W होता है। ये क्या होता है? कोई पूछे क्या होता है तो आप बोलेंगे ये परसेंट। कई लोगों को तो ये नहीं पता है, पढ़ाए जा रहे हैं। परसेंट W/W है। ध्यान दीजिए मास बाई मास है। मास बाई मास का मतलब ये, अगर आप कंपाउंड के 100 ग्राम लेंगे, जो कंपाउंड बन रहा है उसके अगर आप 100 ग्राम लेंगे तो उस 100 ग्राम के अंदर ये कितने ग्राम होगा? 57.8 ग्राम। तो ये कितने ग्राम होगा? 3.6 ग्राम। तो ये कितने ग्राम होगा? 38.6 ग्राम। अगर 100 ग्राम कंपाउंड के आप लेते हैं तो 200 लेते हैं तो डबल डबल होगा। हेलो, अगर 200 ग्राम कंपाउंड लूंगा तो डबल डबल हो जाएगा। तो पहला वाला कितना हो जाएगा जरा बता ना? अगर 200 ग्राम कंपाउंड लेता हूं तो पहला वाला कार्बन कितना हो जाएगा बताओ? अगर मैं 200 ग्राम कंपाउंड लेता हूं तो कार्बन कितना? मान लो मैं 200 ग्राम कंपाउंड लेता हूं तो कार्बन कितना? 57.8 इंटू 2। अच्छा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा फिर? 3.6 इंटू 2। समझ में आ रही बात? ओके, मतलब बात समझ में आ गई ना आपको क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? ठीक है, तो मान लीजिए आपने 100 ग्राम लिया, तो इसका मतलब समझिए जो दिया हुआ है, मान लीजिए आपने 100 ग्राम कंपाउंड लिया तो ये इतने ग्राम होगा, ये इतने ग्राम होगा और ये इतने ग्राम होगा। कह रहे फिर ये क्यों डिवाइड करते हो? कह रहे जब ये डिवाइड करता हूं, तुम बात बताइए, जब मैं सवाल लगा रहा हूं तो मैं पूरा सवाल 100 ग्राम कंपाउंड पे लगा रहा हूं। मान लो मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे पास 100 ग्राम कंपाउंड है, अगर, तो बताओ मेरे पास ये कितने ग्राम है, ये कितने ग्राम है? मान लो मैंने एज्यूम कर लिया मेरे पास 100 ग्राम कंपाउंड है, तो ये कितने ग्राम है? 57.8 ग्राम। तो अगर मैं उसमें इसका मोलर मास डिवाइड कर दूंगा एटॉमिक वेट, तो क्या मुझे उसके मोल आ जाएंगे? क्या ये उसके मोल निकाल लिए मैंने? किसके अंदर? एक पर्टिकुलर ग्राम कंपाउंड के अंदर। तो ये आप उसके मोल निकाल रहे हैं। ये जो आप इनके बीच में रेशियो लिख रहे हैं वो क्या है? इनके रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स का। देखिए अगर इसके मोल आपने इतने लिए हैं तो इसके मोल आप इतने ले रहे हैं, इसके मोल आप इतने ले रहे हैं, तो ये किसका रेशियो निकालना है? एक तरीके से मोलर रेशियो निकल रहा है। ये क्या निकल रहा है? ये मोलर रेशियो निकल रहा है। तो बताइए एटॉमिक वेट डिवाइड करने से क्या आता है? तो आप कहेंगे गिवन मास में अगर एटॉमिक वेट डिवाइड करूंगा तो एक तरीके से जब रेशियो निकालूंगा तो मैं कहूंगा अगर इसके 4.8 मोल है, किसके कार्बन के 4.8 मोल है, तो फिर हाइड्रोजन के कितने मोल है? 3.6 मोल है। तो फिर ओ के कितने मोल है? 2.4 मोल है। रेशियो आ रहा है किसका? मोल का। फिर बताओ उसको सिंप्लीफाई कर लिया तो अगर इसके 2 मोल लूंगा तो इसके कितने मोल लूंगा? 3/2 मोल। तो इसके कितने मोल लूंगा? 1 मोल। फिर बताओ इसको और सिंप्लीफाई कर लूंगा तो अगर इसके 4 मोल लूंगा तो इसके 3 मोल लूंगा, तो इसके 2 मोल लूंगा। अगर इनके मोलर रेशियो आ चुका है, देखिए इनका मोलर रेशियो आ चुका है। अच्छा इसके कितने मोल है ये तो हमको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड के कितने ग्राम है ये भी हमको नहीं पता है। भाई कंपाउंड अगर 200 ग्राम लोगे तो मोल डबल हो जाएंगे, कंपाउंड 300 ग्राम लोगे तो बदल जाएंगे। लेकिन अगर आपको मोलर रेशियो मिल गया 4-3-2 तो फॉर्मूला तो आ गया ना भैया। मोलर रेशियो मिल गया सिंपलेस्ट, तो फॉर्मूला तो आ गया। ये तरीका है। कितनों को तरीका समझ में आया? मेथड क्या लगा रहे हैं, कर क्या रहे हैं सब, ये क्यों डिवाइड करते हैं, ये क्यों रेशियो निकालते हैं, समझ में आ रही बात? तो आपको बेसिकली मोलर रेशियो निकाला जाता है। अच्छा फिर कह रहे उसके बाद क्या करते हो? कह रहे उसके बाद तो सिंपल बात है, अगर आपको एक इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया तो उसका मोलर मास निकाल लो, इंपिरिकल फॉर्मूला मास बोल दो उसको।
कह रहे फिर ये क्या करते हो, कह रहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं इस तरीके से 2 into वेपर डेंसिटी। कह रहे फिर इन दोनों को डिवाइड क्यों करते हो, कहेंगे डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि ये पता करना चाहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है वो इंपीरिकल फॉर्मूला मास से कितने गुना भारी है, मतलब जो असलियत है वो सिंपलेस्ट वर्जन से कितने गुना भारी है। तो पता चला 2 गुना भारी है। कितने गुना भारी है, 2 गुना भारी है। तो अगर 2 गुना भारी है असलियत, तो आप असलियत निकालने के लिए जो सिंपलेस्ट था उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो असलियत आ जाएगी। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से अगर आपके पास थोड़ा भी चलता होगा तो बात समझ में आ गई होगी कि क्या मेथड है। मेथड समझ में आपको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये सब वहां घटना स्थल पे ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छा भी लगा, लेकिन ये वहां पे सब नहीं करना होता। अब ये सवाल तो ठीक है, चलो एक हो गया, ये तो चलो एक हो गया। अब मैं आपको और दिखाता हूं जरा। तो धीरे धीरे जब आप सवाल लगाएंगे, मान लो एक सवाल ये लगा लेते हैं, चलो पहले अब आपको मैं बताता हूं सवालों में कैसे अप्रोच रखनी चाहिए, इतना टाइम पास वहां नहीं करना चाहिए। 11 नंबर सवाल जरा आप पढ़िए, 11 नंबर सवाल पढ़िए, 11 नंबर सवाल पढ़िए, तो अभी समझ में आएगा अप्रोच क्या होनी चाहिए। फिर मैं और आपको लगवाता हूं नई नई चीजें। इसको पढ़ो पहले, कितने लोग कर लेंगे सवाल? खोल शुरू करूं क्या? पहले ऑक्साइड का देखिए सवाल आपको समझा देता हूं। 2 ऑक्साइड है मेटल के, 2 ऑक्साइड है मेटल के, एक पहला ऑक्साइड है एक दूसरा ऑक्साइड है। पहले ऑक्साइड में मेटल 50% है, ऑक्सीजन 50% है। दूसरे ऑक्साइड में मेटल 40% है, ऑक्सीजन 60% है। फर्स्ट मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला अगर MO है सिंपलेस्ट वर्जन, तो सेकंड वाले का आपको बताना है क्या हो सकता है सिंपलेस्ट वर्जन। ठीक है, ये है सवाल। अब मैं शुरू करता हूं पोल, देखिए कितने लोग सही कर पाते हैं। चलो स्टार्ट। और तरीका क्या है आपका, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो पहले तो आप करिए, देखें, फिर आपको सिखाता हूं धीरे धीरे चीजें। चलो देखो भाई, शेयर लीडर बोर्ड आ गया, सतीश, अमोल, जीत। अब देखिए ये सवाल है आपके सामने, फर्स्ट मेटल ऑक्साइड MO है तो सेकंड का आपको बताना है। तो देखिए मेरे को एक बात बताओ पहले, अगर मेरे को इंपिरिकल फॉर्मूला इस वाले का बताना है, इस वाले का, तो मेरे को इन दोनों आदमियों के एटॉमिक वेट पता होने चाहिए, तभी तो निकल पाएगा ना। एटॉमिक वेट तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो आप वो सब कर पाओगे जो भी आप कर रहे थे। तो बताओ मेरे को, O का तो एटॉमिक वेट पता होता है 16 होता है, क्या मेटल का पता है मेरे को? नहीं, क्योंकि नाम ही नहीं दिया। तो क्या मैं निकाल सकता हूं क्या? हाँ, इसीलिए तो आपको फर्स्ट मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है। देखिए ये जो आपको दिया है डेटा फर्स्ट वाला, ये इसीलिए दिया है कि आप मेटल का एटॉमिक वेट निकाल पाए। ठीक बात है। अब सुनिए, सवाल शुरू करते हैं। फर्स्ट मेटल ऑक्साइड पे पहले फोकस करें। देखिए पहले मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं, ध्यान सुन लीजिए। फर्स्ट मेटल ऑक्साइड पे फोकस करिए, उसका बताओ फॉर्मूला क्या है, M1O1। देखो MO मतलब M1O1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एटॉमिक वेट मान लेते हैं, मान लो मैंने मान लिया, मेरे को एटॉमिक वेट चाहिए M का, मैंने मान लिया एटॉमिक वेट ऑफ मेटल M इज इक्वल टू x ग्राम। भाई होगा कुछ, हमें क्या पता, 20 30 40 50 मेटल का नाम ही नहीं पता, तो मैंने मान लिया x ग्राम। कोई दिक्कत किसी को? तो बताइए इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? फिर इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? इसका मोलर मास हो जाएगा x, अगर इसका एटॉमिक वेट माना है तो x इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 इंटू 1। तो क्या ये इसके 1 मोल का मास हो गया, इतने ग्राम। और बताइए इसके 1 मोल के मास के अंदर, इसके 1 मोल के मास के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल कितना है? मेटल कितना है? x इंटू 1। देखिए टोटल आया x प्लस 16, ये टोटल कितना आया? x प्लस 16। ठीक है, और इस x प्लस 16 में मेरे को बताओ, इस x प्लस 16 में मेटल का कंट्रीब्यूशन कितना है? x ग्राम। तो बताओ मेटल का परसेंट कितना है इसके अंदर? मेटल का परसेंट कितना, कैसे निकालोगे मेटल का परसेंट? मेटल का कंट्रीब्यूशन x ग्राम अपॉन दोनों का मिला के कंट्रीब्यूशन x प्लस 16 इंटू 100, यही तो मेटल का परसेंट होगा। और बताओ मेटल का परसेंट है कितना? क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने परसेंट है? 50%। तो इसको 50 के बराबर कर दो। जैसे बराबर करेंगे तो बताओ यहां से क्या, x अपॉन x प्लस 16 की वैल्यू आ गई। देखो आपको स्टेप सिखा रहा हूं, सुनते जाइए अभी। 1/2 थोड़ा सॉल्व करो तो बन जाएगा 2x इज इक्वल टू x प्लस 16। यहां से बताओ x की वैल्यू 16 आ गई। x कौन माना था आपने, किसको माना था बताओ? x किसको माना था आपने? एटॉमिक वेट। तो क्या मेटल का एटॉमिक वेट इत्तेफाक से 16 ही आ गया? कुछ भी आ सकता था, वो 32 20 कुछ भी आ सकता था, 16 आ गया। तो क्या आपको पहला काम सॉल्व हो गया, मेटल का एटॉमिक वेट। क्या फर्स्ट मेटल ऑक्साइड की जिम्मेदारी खत्म होती है? यस, इसका इतना ही काम था, केवल इस फॉर्मूले को देने का इतना ही काम था कि आपको मेटल का क्या पता चल जाए,
एटॉमिक वेट। कितने लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? एटॉमिक वेट निकालना क्यों जरूरी था? क्योंकि जब आप इसका सेकंड वाले का इंपिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो भैया दोनों का एटॉमिक वेट तो पता होना चाहिए। डन। तो बताओ, अब मैं सेकंड पे जा रहा हूं, अब मैं इस सेकंड पे जा रहा हूं, इसको उधर ले जा रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, सेकंड मेटल ऑक्साइड का आंसर निकालना है तो वही पुराना तरीका लगाओ अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो। देखो, परसेंट ऑफ एम, परसेंट ऑफ ओ लिख दो भाई। परसेंट ऑफ एम कितना दिया है सेकंड मेटल ऑक्साइड में? पढ़ो 40-60, तो ये 40% है और ये 60% है। दोनों का एटॉमिक वेट पता चल चुका है क्या तुमको? बिल्कुल। बताओ दोनों का एटॉमिक वेट कितना कितना है? मेटल का कितना निकाला अभी? देखो, मेटल का कितना निकाला? 16, अभी पीछे निकाला। ऑक्सीजन का भी कितना है? वो तो उतने 16 ही होता है। फिर अगला स्टेप आपको क्या सिखाया था? परसेंट में एटॉमिक वेट डिवाइड कर दो। तो परसेंट में एटॉमिक वेट डिवाइड कर दो भाई, लो कर दिया। 40/16, जो सीखा था वो करते जा रहे हैं। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। कोई पूछे क्या करो, कह रहे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल लें। 40/16, 60/16। फिर क्या करो, कह रहे कि इनको सॉल्व कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो, ये 40/16 कैसा भी सवाल है, कंसेप्ट तो वही रखना है ना। 60/16, 16 कट गया, 0 कट गया, तो ये आ गया 4-6। 4-6 मतलब कितना हो गया? 2-3, और 2-3 का मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। यस, ये सिंपलेस्ट है सबसे, तो बस M2O3 आंसर हो गया। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। कितनों को समझ में आ गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला सेकंड वाले का निकल चुका है। हेलो, बात समझ में आ गई? एक बार मुड़ा दिखा दो भैया, सबको समझ में आ गई बात? M2O3 क्लियर? सवाल क्लियर है? डन है? देख लीजिए एक बार, बस पहले वाले मेटल ऑक्साइड से क्या निकाला मैंने? एटॉमिक वेट। फिर बाकी वही कहानी है। अब बताइए मेरे को, कितने लोगों ने इस तरीके से कर लिया था? कितनों ने इस तरीके से कर लिया था? खुद से कर लिया था इस तरीके से? नहीं करना था, नहीं करना था। ऐसे करेंगे तो फिर से वही आएगा। कौन? वही जो आप नहीं चाहते हैं, फॉर्म। अब सुनिए, यहां से खेल शुरू होता है। अब यहां से खेल शुरू होता है। अब सुनिए आज का खेल क्या है। एम्पिरिकल फॉर्मूला का खेल दिखाता हूं आपको। चलो सुनना ध्यान से। जे क्या कहता है जरा सुनना। बताओ, फर्स्ट मेटल ऑक्साइड है, सेकंड मेटल ऑक्साइड है। जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट मेटल ऑक्साइड है, उसमें मेटल कितना है और ऑक्सीजन कितना है? 50%, 50%। सेकंड मेटल ऑक्साइड में मेटल कितना है? 40, और ऑक्सीजन कितना है? 60। ये सब तो सवाल में उसने लिखा है, मैं थोड़ी लिख रहा हूँ ये सब। हालांकि सब मैं ही लिख रहा हूं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अगला एक पॉइंट दिया आपको, मेटल ऑक्साइड जो पहला है उसका एमओ फॉर्मूला है, उसका एमओ फॉर्मूला है। अब देखो, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। अब जे यहां से लिखना शुरू करता है, देखना कितना जरा सा लिख रहा है। पीला पेन यूज कर रहा है, पीला पेन है ना, पीला मार्कर यूज कर रहा है। देखो कितना लिखता है, सुनना ध्यान से। देखो, अगर एम का 1 मोल लोगे रिलेटिव, तो ओ का भी 1 मोल लोगे। इस फॉर्मूले में अगर एम का 1 मोल लोगे तो ओ का भी 1 मोल लोगे। और क्योंकि दोनों का परसेंटेज बाई मास, देखो W/W है भैया, ये W/W सेम है, तो क्या फॉर्मूले के अंदर दोनों का मास भी बराबर होना चाहिए? हेलो, 1 मोल एम लोगे इस फॉर्मूले में, तो क्या भैया 1 मोल ओ लेना ही पड़ेगा? यस। और वो कह रहा है जो भी लो आप, जितने भी मोल लो, दोनों का जो मास आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए। तो बताओ, मोल भी बराबर, मोल भी बराबर, और गिवन मास भी बराबर। तो ऐसा कब होगा? जब इसके 1 मोल का मास और इसके 1 मोल का मास मैच हो, तभी तो 50-50% होगा। बताना, दो व्यक्तियों के अगर आपने इसका 1 मोल लिया तो आपको इसका भी 1 मोल लेना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है? फॉर्मूला M1O1। ये कौन बोल रहा है? फॉर्मूला। तो बताइए, अगर आपने इसका 1 मोल लिया तो इसका 1 ही लेना पड़ेगा ना फॉर्मूले के अंदर, पहले वाले के अंदर। और बताओ, दोनों का परसेंटेज बाई मास, यानी कि मास भी बराबर बराबर होना चाहिए। तो यानी कि ऐसा तभी हो सकता है जब 1 मोल एम का मास 1 मोल ओ से मैच कर जाए। हेलो, और बताइए, अगर 1 मोल एम का मास 1 मोल ओ से मैच करता है, तो बताइए 1 मोल ओ का मास तो आपको 16 पता है, तो क्या 1 मोल एम का मास भी 16 ही हो गया? इसका मतलब क्या एम का एटॉमिक वेट 16 आ चुका है? क्या एम का एटॉमिक वेट 16 आ चुका है? कितनों की बात समझ में आ गई? क्या एम का एटॉमिक वेट 16 आ चुका है? एक लाइन में ये बात समझ में आ गई जो आपने पीछे पूरा सॉल्व किया था। एम का एटॉमिक वेट 16 आ गया। डन, इतना समझ में आ गया। अब मेरे को बताना, अब इधर आ जाओ, अब इस पे आ जाओ। एटॉमिक वेट मिल गया, एटॉमिक वेट मिल गया। तो बताओ, इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है, मास रेशियो, कौन सा रेशियो? मास रेशियो। बताओ कितना है मास रेशियो भाई? 40-60। इसके 40 ग्राम तो इसके 60 ग्राम, यही बोल रहा है ना भाई। अगर इसके 40 ग्राम तो इसके 60 ग्राम, 0-0 काट दो, 0-0 काट दो इसके। तो इसके 4 ग्राम तो इसके 6 ग्राम। और आगे बढ़ जाओ, इसके 2 ग्राम तो इसके 3 ग्राम। ये इसका मास रेशियो लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए जरा। फिर क्या कहता हूं, दोनों तरफ 16 मल्टीप्लाई कर लो, दोनों तरफ 16 मल्टीप्लाई कर लो। 16 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 16 एटॉमिक वेट है। तो इधर 16 इंटू 2 ग्राम, तो बताओ इधर कितना? 16 इंटू 3 ग्राम। देखो वो आ गया। कैसे? बताओ, ये अगर इनके बीच का मास रेशियो है तो दोनों का एटॉमिक वेट कितना है? 16-16।
तो अगर इधर 16 वाले 2 लेते हो तो इधर 16 वाले 3 लेने पड़ते हैं। 16 वाले 2 लेने का मतलब समझ पा रहे हैं, किसके कितने मोल लिए? 2 मोल। और 16 वाले 3 लेने का मतलब इसके कितने मोल ले रहा हूं? 3 मोल। तो M2O3 आ गया, मोल का रेशियो खत्म हो गया, ये आंसर। कितनों को समझ में आ गई बात? कितनों को समझ में आ गई बात? हेलो। लॉजिक देखिए साहब, 2 लाइन 4 लाइन का सवाल होता है, इसके ऊपर नहीं होता है सवाल, लेकिन उसके लिए चलना चाहिए। फिर क्या बोला मैंने? इसको देखते पहली झलक में मैंने आपको बता दिया कि एटॉमिक वेट कितना है, 16 है। देखते बता दिया एटॉमिक वेट 16 है। फिर मैं इधर आ गया, इधर आ गया, दोनों का एटॉमिक वेट 16 आ गया। देखो इत्तेफाक से, हर बार ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा इसका 40 ग्राम, इसका 60 ग्राम, तो इसका 4, तो इसका 6, इसका 2, तो इसका 3, इसका 16x2, तो इसका 16x3। रेशियो बिगड़ना नहीं चाहिए। तो 16 जैसे 2 लिए तो 16 जैसे 3 लिए। 16 जैसे 2 लेने का मतलब इसके 2 मोल लोगे, तो 16 जैसे 3 का मतलब इसके 3 मोल लोगे। तो M2O3 खत्म हो गया। हेलो। एक और करेंगे तो बात और समझ में आएगी, एक और करेंगे तो बात और समझ में आएगी। देखिए ध्यान दीजिए, बस इतना मुद्दा था कि एक का मास अगर 4 है तो दूसरे का मास 6 रखना है, इसका 2 ग्राम रखना है तो इसका 3 ग्राम रखना है। 16 ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 16 एटॉमिक वेट है, तो इधर भी 16 मल्टीप्लाई, इधर भी 16 मल्टीप्लाई। रेशियो फिक्स है, 16 जैसे 2 लिए तो 16 जैसे 3 लिए। तो आपको बस ये निकालना होता है कि अगर इसके एटॉमिक वेट की वैल्यू कुछ है तो इसके कितने मोल ले रहे हो, और इसके एटॉमिक वेट की वैल्यू कुछ है तो इसके कितने मोल ले रहे हो। जितने ले रहे हो वही रेशियो है, मोलर रेशियो। खत्म हो गया। तो आंसर क्या हो गया? M2O3। बात समझ में आई? देखिए फिर से लॉजिक बता दे रहा हूं आपको। करना क्या होता है अल्टीमेटली, जो मास रेशियो होता है ना, मास रेशियो, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करो और ऐसा कुछ बनाओ कि इसका जो एटॉमिक वेट है 16, 32, 20, 40 जो भी है, उसके कितने ले रहे हो, और इधर जिसका एटॉमिक वेट कुछ है, इसका 10, 20, 50, 60, उसके कितने लेने पड़ रहे हैं। जितने जितने दोनों के लेने पड़ रहे हैं वही इनका मोलर रेशियो है। 16 जैसे 2 तो 16 जैसे 3, तो M वाले 2 तो O वाले 3। अरे ठीक है, क्या खत्म हो गया सवाल? अगला लो भैया, ये लो 12 नंबर लगाओ। ये तो पिछला वाला हो गया डन, तो अब 12 नंबर लगाओ। अगर आपने ये लगा लिया तो मतलब समझ में आ जाएगा कि भैया आपको बात समझ में आ गई है। ये लगाना जरा, क्या लगाओगे? जे वाला तरीका लगाओगे, पैदल वाला पूरा लगाओगे? देखो ये लगाओगे या फिर ये सब लगा के आओगे बैठ के, ये और ये पूरा। तो आप ये लगाइए खटाखट। 12 नंबर सवाल है, मैं पोल शुरू कर रहा हूं, देखते हैं कितने लोगों से लगता है। ये अगर लगा लिया तो वो समझ में और आएगा, वो और समझ में आएगा, वो और समझ में आएगा। तो देखो अगर आपने ये वाला लगा लिया तो देखो फिर क्या है, वो वाला और क्लियर हो जाएगा। इसमें एक बात अगर आप समझ गए ना तो वो वाला आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। फिर तो ये वाला समझने की कोशिश करो। अब ये देखो गड़बड़ हो रहा है कई लोगों से, इसका क्लैरिटी अभी कम आई है। अभी मैं और लाता हूं, रुको, क्लैरिटी एकदम परफेक्ट करके छोड़ेंगे। अभी और क्लैरिटी लाते हैं, रुको। इसको लगाओ पहले जरा। लो भाई एंजल, ठीक है, अब ठीक है ना? ठीक है। तो ये कई लोग एंजल को एंगल लिखते हैं। देखो अब उसका क्या कह रहा है, फर्स्ट मेटल ऑक्साइड इस बार कौन है? MO2, उसी का सेकंड पार्ट है। देखिए मतलब परसेंट वही है भैया, ये मत सोचना कि क्या है, ये परसेंट वही है। देखो परसेंट सेम है, इसी का ये फर्स्ट पार्ट था और इसी का वो सेकंड पार्ट है। ठीक है ना? मेटल यहाँ पे 50-50, यहाँ पे 40-60, ये वहां भी चल रहा है। क्लियर? तो मेटल पहले वाले में 50-50 है और दूसरे वाले में 40-60 है। आपको बताना है अब अगर पहला वाला MO2 है तो दूसरा वाला क्या है। और सुनना मेरी बात जरा, फर्स्ट मेटल ऑक्साइड को पकड़ूंगा। देखो जे क्या कहता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। फर्स्ट मेटल ऑक्साइड को पकड़ा, ध्यान सुनना सब लोग, पूरा दिमाग इकट्ठा कर लो, एक लाइन में निपटा दूंगा। फर्स्ट मेटल ऑक्साइड को पकड़ा, बताओ उसका फॉर्मूला क्या है? M1O2। इस फॉर्मूले को देखकर आपको क्या समझ में आता है, जरा मेरे को बताओ। इस फॉर्मूले को देख के आपको क्या समझ में आता है? ये समझो वो समझ में आ जाएगा, पीछे वाला ये समझो वो समझ में आ जाएगा। इस फॉर्मूले को देख के क्या समझ में आता है? बस फॉर्मूले को देख के बताओ। 1 मोल अगर M लेता हूं तो 2 मोल O लेना पड़ता है। हाँ ये बात सबको समझ में आती है। 1 मोल अगर मैं M के लेता हूं तो मुझे 2 मोल O के लेने पड़ेंगे। ये सबको समझ में आई बात? ये सबको समझ में आई? डन? अच्छा बताना, चलो मैंने ले लिए, 1 मोल M का लिया तो 2 मोल O के लेने ही पड़े, मजबूरी है। अच्छा बताना, अब कह रहा है कि इसके अंदर जो मेटल का भार है, वेट, वजन, और जो ऑक्सीजन का वजन है, जो भी आपने जितने भी मोल लिए हो आपने, आपकी इच्छा जो आपने लिया, 50-50% है। दोनों का वजन 50-50% है। कहां दिया ये सवाल में? पीछे पढ़ लो। दोनों का वजन कितना है? 50-50% है, ये दिया हुआ आपको। तो जितना कंट्रीब्यूशन इसका होगा उतनी कंट्रीब्यूशन इसका भी होगा वजन में, होगा ना भैया? तो बताइए ऐसा तो तभी हो सकता है जब 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 इन दोनों के
इन दोनों के वजन बराबर हो। अगर आपको 1 मोल M लेना पड़ रहा है तो 2 मोल O लेना ही पड़ रहा है। तो अगर आपने इन दोनों को लिया, मजबूरी है, तो इन दोनों के अगर वजन बराबर नहीं होंगे तो इनका 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे हो पाएगा? इतनी बात कितनों को समझ में आई? भाई 1 मोल M लूंगा तो सवाल बोल रहा है, देखो सवाल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। देखो 1 मोल M ले रहा हूं तो 2 मोल O लेना पड़ रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल बोल रहा है। और दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन भी बराबर है, ये भी सवाल बोल रहा है। तो मैंने कहा दोनों का वजन फिर बराबर होना चाहिए भैया। जितना 1 मोल M मास लाएगा उतना 2 मोल O लानी चाहिए। हेलो, बात समझ में आई? अब बताओ 2 मोल O कितना मास लाते हैं? 2 मोल O कितना मास लाते हैं? 1 मोल कितना लाता है? 16। तो 2 मोल कितना लाते हैं? 32 ग्राम। तो बताओ 2 मोल O अगर 32 ला रहे हैं तो क्या 1 मोल M को भी 32 लाना पड़ेगा? 1 मोल M को भी 32 लाना पड़ेगा। तो क्या एटॉमिक वेट आ चुका है? क्या एटॉमिक वेट आ चुका है? किसका? M का। कितना? 32। कितनों को समझ में आ गई ये वाली बात? कितनों ये बात समझ, पहले ये समझ में आएगा तभी अगला वाला आएगा भैया, नहीं तो फिर अगला वाला खत्म, वो खेल ही खत्म है। पिछली बार बताना एटॉमिक वेट, जरा मेरे को बताना पिछले क्वेश्चन में एटॉमिक वेट क्या 16 आ गया था? क्योंकि एमओ फॉर्मूला था, क्योंकि फॉर्मूला एमओ था, तो 1m और 1o था। इस बार 1m और 2o है। समझ पा रहे मामला? तो इस बार बताना एटॉमिक वेट क्या 32 आ गया? इतनी बात सबको समझ में आ गया? अगला सुनना आप जरा। अब सेकंड पे आ जाओ, अब सेकंड मेटल ऑक्साइड पे आ जाओ। सेकंड मेटल ऑक्साइड ने बताना फॉर्मूला हमको निकालना है, लेकिन हमको ये पता है कि मेटल जो है, देखो पीछे से पढ़ लो, मेटल जो है वो 40% है और ऑक्सीजन 60% है। मेटल 40% है बाई वेट, ये बाई वेट होता है भैया, और ऑक्सीजन 60%। इतना समझ में आया आपको? ये दिया है, क्वेश्चन में दिया, इसमें समझना क्या। अब सुनो, मेटल का और ऑक्सीजन का मास रेशियो लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? मास रेशियो। मास रेशियो कितना है भैया? इसका 40 तो इसका 60। मास रेशियो लिख रहा हूं, मास रेशियो। तो इसका 2, देखो 0 0 काट दो, 4 6 2 3, इसका 2 तो इसका 3। ये क्या आ रहा है? मास रेशियो। अब मैं इसमें दोनों में 16 मल्टीप्लाई करूंगा, आपकी जो इच्छा हो वो मल्टीप्लाई कर लो, 32 20 40 जो इच्छा हो, मैं वो मल्टीप्लाई करूंगा जिससे मैं आंसर तक पहुंच सकूं। बताना एटॉमिक वेट अगर मैं किसी का 32 ढूंढ पाया हूं तो मैं ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करूं कि 32 जैसा कुछ बने। बताइए 2 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 2 में इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 32 जैसा बने? 16 ही तो मल्टीप्लाई करूंगा, इतना तो कॉमन सेंस सभी का चलता है। तो मैंने 16 मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ जैसे इसमें 16 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 16 इंटू 2 और ये बन जाएगा 16 इंटू 3। ये बताओ क्या रेशियो बिगाड़ा मैंने या सेम रखा? देखो रेशियो बिगड़ना नहीं चाहिए, क्या रेशियो सेम रखा? देखो मास रेशियो लिख रहा हूं भैया, मास रेशियो सब ग्राम ग्राम चल रहा है, ग्राम 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 ग्राम, डन। रेशियो सेम है, बिगाड़ा नहीं है। अब बताओ, खत्म हो गया सवाल। अब 16 जैसे 2 और 16 जैसे 3 नहीं लिखूंगा, क्या करूंगा? 16 इंटू 2 को लिखूंगा। अब आखिरी पंच है, 16 इंटू 2 को लिखूंगा इधर 32 इंटू 1। क्या लिखूंगा? 32 इंटू 1, और इधर 16 इंटू 3 ही लिखे रहने दूंगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इधर 16 इंटू 3 ही लिखे रहने दूंगा, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, इसका एटॉमिक वेट 32 है। इसका एटॉमिक वेट मेटल का कितना है? 32 है। तो 32 जैसे कितने लेने पड़े? 1। देखो 16 इंटू 2 को लिख दिया 32 इंटू 1, तो 32 जैसे कितने लेने पड़े? 1। तो इसका एटॉमिक वेट 16, तो 16 जैसे कितने लेने पड़े? 16 जैसे कितने लेने पड़े? 3। हेलो, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। कौन है वो? देखो मेटल के अगर 32 जैसे 1 लेने पड़े तो मतलब 1 मोल लेना पड़ा, 1 मोल लेना पड़ा, तो M1। और 16 जैसे 3 लेने पड़े मतलब ऑक्सीजन के 3 मोल लेने पड़ेंगे फिर, तो O3। आंसर आ गया M1O3। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? आंसर आ गया M1O3। कितने लोगों को बात एकदम परफेक्ट समझ में आ गई? हेलो, अब अगर समझ में आ गई तो कीबोर्ड तोड़ डालो फिर। और ये जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो मैं इतना नहीं, आपको तो ये बता रहा हूं, मैं ऐसे कर लो वैसे कर लो, मैं ऐसे करता हूं, तहलका मचाता हूं। एक लाइन में भी देखिएगा, बताता हूं फिर से मैं कैसे करता हूं। दिमाग पे जोर डालिए। गर्दा उड़ गया किलर। सिद्धि को नहीं समझ में आया। आप तो आतिशी पारी खेलते हैं, परफेक्ट, काल, डायमंड क्लियर। 50% का क्या जरूरत है? अरे वो तो डेटा दिया, 50 दो चाहे दो, जो आपकी इच्छा है वो जो दोगे उसके हिसाब से खेलूंगा मैं। काली पुस्तक। देखिए भैया फिर से सुन लीजिए, कह रहे 2 इंटू 3, 2 3 कहां से? अरे 40 60 को काट दो, 0 0 काट दो, 4 6 4 6 को भैया 2 3 नहीं लिखोगे?
हाँ, कभी पीछे से आवाज नहीं है मेरा। अब देखिए, जिसका चलता है ना, जिसका चलता है, ये वाला सवाल मान लो आ गया मेरे सामने, मैं क्या करता हूं वहां घटना स्थल पर। फर्स्ट मेटल ऑक्साइड, सेकंड मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन, 50, 50, 40, 60। ये सवाल बनाने वाले ने दे रखा है, देख लो। ठीक है, अब पहले वाले का फॉर्मूला है MO2, MO2 नहीं, MO2 है ना, पहले वाले का MO2, तो दूसरे वाले का क्या है, कह रहे MOT, है ना। पहले वाले का MO2, दूसरे वाला MOT, कह रहे देखो इससे आंसर आ गया। कह रहे ये तरीका बताया तो MO2 MOT, मोटी मतलब मोथरी। हाँ भाई, ऐसे नहीं करने का, सुनना जरा, सुनना जरा, ध्यान सुनना सब लोग, ध्यान सुनना। देखो अब एक बिजली कड़कती, देखो बिल्कुल एकदम जे एडवांस बताता हूं आपको, एक लाइन में खत्म, एक लाइन में खत्म। एडवांस वजन सुनना, क्या दोनों का भार बराबर है फॉर्मूले के अंदर, क्या दोनों का वजन बराबर है, कंट्रीब्यूशन वजन में बराबर है क्या, वजन बराबर, वजन वजन इस वाले में बराबर है ना। तो बताओ वजन कैसे बराबर होगा, जब इसका 1 मोल और इसके 2 मोल का वजन बराबर होगा तभी तो होगा। देखो ये जो ऊपर लिखा है ये मैंने नहीं लिखा है, मैं सफेद पेन लेके आया इस बार। ये जो ऊपर लिखा है ये सवाल बनाने वाले ने मेरे को सब लिख के दिया, मैं केवल खेल रहा हूं। देखो कैसे, मैंने कहा क्या दोनों का कंट्रीब्यूशन वजन बराबर है, देखो इस फर्स्ट मेटल ऑक्साइड में दोनों का वजन बराबर है। अगर वजन बराबर है तो बताना 1 मोल M और 2 मोल O का वजन बराबर होगा तभी तो वजन बराबर आएगा, क्योंकि यहां पे आपने 1 मोल M लिया है तो 2 मोल O लिए, तो 1 मोल M और 2 मोल O का वजन बराबर होगा तभी तो कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर होगा। तो इसका मतलब 1 मोल M का मास वही है जो 2 मोल O का है। हेलो, तो बताओ 2 मोल O का कितना, 32, तो 1 मोल M का भी कितना, 32, तो क्या एटॉमिक वेट 32 आ गया। क्या मैं बिना पेन चलाए अगर मेरे को समझ में आता तो एटॉमिक वेट 32 आ गया M का, बताइए भैया, एटॉमिक वेट 32 आ गया, क्या इतने में क्या पेन चलाओगे, क्या 1 मोल M 2 मोल O का बराबर होगा तभी तो भैया 50-50% आएगा बराबर। तो 1 मोल M का मास वही होगा जो 2 मोल O का होता है, 2 मोल O का कितना होता है 32, 2 मोल O का कितना होता है 32, तो 1 मोल M का भी कितना 32, एटॉमिक वेट M का आ गया 32। इतना समझ में आ गया। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, दोनों के बीच में बताना वजन बराबर नहीं है, वजन बराबर नहीं है, ठीक है। फिर क्या रखना है भैया, वजन बराबर नहीं तो सुनना क्या रखना है, इसका 40 है तो इसका 60 है, तो इसका 40 है इसका 60 है, 0 0 काट दो, 4 6, 4 6 तो 2 3, रेशियो ही तो है। देखो 40 है 60 है, 0 0 काट दो, 4 6 2 3, इतना तो लिख लोगे, 2 3। बताओ ये मास रेशियो आ गया 2 3, मास रेशियो आ गया 2 3। अब मेरे को बताना मैं क्या मल्टीप्लाई करूं इस रेशियो में जिससे मेरे को 32 16 ऐसा कुछ मिल जाए, क्या मल्टीप्लाई करूं बताओ, खुद ही बताओ तुम क्या मल्टीप्लाई करो, 16 मल्टीप्लाई कर लो या 32 कर लो, ऐसा ही तो कुछ करोगे ना। तो आसान क्या है, 16 कर लो, 16 कर ले, 16 करने से बताना क्या हो जाएगा, ये 16 इंटू 2 हो जाएगा और ये 16 इंटू 3 हो जाएगा। फिर बताना आप रोकेंगे नहीं इतने पे, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट 16 थोड़ी है, इसका एटॉमिक वेट 32 है, मेटल का एटॉमिक वेट 32 है। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा 16 इंटू 2 को क्या 32 इंटू 1 नहीं लिख सकते हो, क्या 16 इंटू 2 को 32 इंटू 1 नहीं लिख सकते हो, लिख दिया। इसको 16 इंटू 3 ही लिखे रहने देंगे, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट 16 ही है, देखो इसका एटॉमिक वेट 16 ही है। तो ध्यान दीजिए आप किस फॉर्म में लिखते हैं, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इनके जो एटॉमिक वेट आया करें, जैसे इसका 32 आया इसका 16 आया, तो सोचा ये करो इसका एटॉमिक वेट अगर 32 है तो 32 जैसे कितने, और इसका एटॉमिक वेट अगर 16 है तो 16 जैसे कितने, 32 जैसे इतने। देखो सवाल ये है 32 जैसे इतने तो 16 जैसे कितने, और इतने और कितने में जो रेशियो आएगा, इतने और कितने में जो रेशियो आएगा वही आंसर है। हेलो, 32 जैसे क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट 32 है। 16 जैसे क्यों ढूंढ रहा हूं, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट 16 है। तो बताओ 32 जैसे 1 तो 16 जैसे 3, तो इसका 1 मोल तो इसके 3 मोल, तो इसका 1 मोल तो इसके 3 मोल, खत्म हो गया, MOT, MOT। हेलो, कितनों को मौज आ गई भैया, कितनों मौज आ गई। और ये सब वहां पेन नहीं चलाता हूं, वहां मैं देखिए ऐसे कस के देखता हूं, देखो 2 3, वहां मैं ये भी नहीं करता, तो अभी मैं आपके लिए कर रहा हूं, ओनली फॉर यू। देखिए 2 3 तो 16 मल्टीप्लाई करता हूं दिमाग में, देखो इतना लिखता हूं केवल, 2 3 लिखता हूं केवल, देखो 2 3, फिर 16 दिमाग में, 16 इंटू 2 16 इंटू 3, 32 इंटू 1 16 इंटू 3, 1 3 OMR, अगला राउंड खत्म हो गया भैया। देखो 2 3 16 इंटू 2 16 इंटू 3, 16 इंटू 2 को लिखा 32 इंटू 1 32 1 16 3, 1 3 OMR,
अंत है। कोई कहता है मैं बहुत तेज लगाता हूं, मैं कहता हूं लगाता ही नहीं मैं तो। देखो 50-50 फर्स्ट मेटल ऑक्साइड 50-50, 1 मोल एम 2 मोल हो, 2 मोल हो 32, तो 1 मोल एम 32, एटॉमिक वेट 32। इधर आ जाओ, 2 3 16 इंटू 2 16 इंटू 3 32 इंटू 1 16 इंटू 3 32 वाला 1 16 वाले 3 1 3 MO3 खत्म। जय भारत। वो कहता है मैं बहुत तेज लगाता हूं, मैं कहता हूं मैं लगाता ही नहीं हूं। तो MO2 MO3 में देखो खत्म हो गया मामला। तो उसने कहा मैं बहुत तेज लगाता हूं, उससे कहना मैं लगाता ही नहीं हूं साहब, इससे तेज क्या लगाओगे। अब बस मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बचता है और इसके सवाल बचते हैं। देखो अब सवाल जो है ना, आपको सवाल एक बार दिखाता हूं, एक सवाल तो जाते जाते देख के जाओ, एक सवाल देख के जाओ जाते जाते, एक सवाल देख के जाओ। ये 48 देखना जरा। अब इसमें लोग लगे पड़े रहते हैं, देखो लगे पड़े रहते, कहते हैं ये लगाऊंगा, इंपिरिकल फार्मूला लगाऊंगा। देखना सुनना, इसका जे सुनना जरा। 75% कार्बन है, सुनना जरा, 75% कार्बन है। तो बताओ अगर ये 75% है तो बाकी का 25% होगा, तो 25% हाइड्रोजन है। रेशियो निकालो, 75-25, ये 75 तो ये 25, तो ये 3 तो ये 1। ये मास रेशियो निकल रहा, ध्यान देना, ग्राम ग्राम। ये क्या निकल रहा, मास रेशियो, 3 ग्राम 1 ग्राम। इतना समझ में आ गया, मास रेशियो, मास रेशियो। अब कितना मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, 4। इसमें कितना मल्टीप्लाई करूंगा, 4। 4 मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये देखो ये 3 ये 1 तो ये 12 तो ये 4 मल्टीप्लाई करो, तो ये 12 तो ये 4, ये 12 तो ये 4। अरे ठीक है क्या, 12 क्या होता है इसका एटॉमिक वेट, तो 12 जैसे 1, तो इसका एटॉमिक वेट कितना है 1, तो 1 जैसे 4। हेलो, 1 जैसे 4, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, 12 जैसे 1 तो 1 जैसे 4, 1:4, 1:4, C1H4। मौज आ गई तो कीबोर्ड तोड़ डालिए, कीबोर्ड तोड़ डालिए भैया। मौज आ रही तो कीबोर्ड तोड़ा करो यार, फिर नहीं रुका करो, फिर तो बिल्कुल मचना चाहिए, गम 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 गम। क्या किया समझ में आया मामला। अब इसमें लोग कहते हैं मैं इंपीरिकल फॉर्मूला निकालूंगा, 75/12 रेशियो निकालने बैठ गया है भैया, मारो क्या मतलब। देखो 75-25 मास रेशियो लिख रहा हूं, देखो पूछे क्या लिखते हो, मास रेशियो 75-25 3-1 3-1 12-4 12-4, 12 जैसा 1 तो 1 जैसे 4, इसके 1 मोल कार्बन के तो हाइड्रोजन के 4 मोल, C1H4 खत्म, टिक किया, भाग गए। हेलो, अगला सवाल देखना जरा, 49 देखना जरा, 49 देखना, बिजली की रफ्तार सवाल लगाता हूं। क्या कह रहा है, एक्स और वाई का मास इक्वल है, देखना इक्वल मास है, इक्वल मास है। एटॉमिक वेट 30 और 20 है ना, एटॉमिक वेट 30 और 20 है, इक्वल मास है। तो क्या करो, एक का एटॉमिक वेट 30, एक का एटॉमिक वेट 20 है, 30 वाले के 2 ले लो, 20 वाले के 3 ले लो, बराबर हो गया मास। लो 30 वाले के 2 ले लो 30 वाले के 2 ले लो, देखो एक का एटॉमिक वेट 30 है, एक का 20 है, कुछ नहीं लगाऊंगा। कह रहे 50% नहीं करोगे, नहीं कुछ नहीं करूंगा। देखो कह रहा कि कंपाउंड इक्वल मास है, इक्वल मास है, तो 30 वाले के 2 ले लो, 60 हो गया, 20 वाले के 3 ले लो, तो 60 हो गया, बराबर हो गया मास। तो 30 वाले के 2 मतलब इसके 2 मोल, तो इसके 3 मोल, X2Y3 OMR। अगला लो, स्ट्राइक रेट देख रहे हैं आप, 150 के पार खेलता हूं, जब पेपर में ओरिजिनल खेलता हूं मैं 150 के पार, मतलब वो सवाल देते देते थक जाए और मैं फेंक के मारूंगा उसको। हेलो, 30 वाले 2 ले आओ, 20 वाले 3 ले आओ, खत्म हो गया ना भैया, 2:3 M2O3 खत्म, X2Y3। कितनों को मजा आई, बस करें यही कहते हैं लोग लास्ट में, जो इन्होंने कह दिया बस करो। भाई साहब मैं इतना तड़पाता हूं जब मैं क्वेश्चन लगाता हूं, लोग यही कहते हैं बस करो, तो बस करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे देखिएगा साहब, नेक्स्ट टर्न पे अभी ये जो बचे ना, ये 50 51 इन सब की बेइज्जती करूंगा, 52 53 54 55, इनको किसी को जीने नहीं दूंगा। देखो इसको भी नहीं जीने दूंगा, देखना भी नेक्स्ट टर्न पे आना, आपको दिखाऊंगा एक लाइन में कैसे होता है। ये 56 57 सब लाइन से, 58 सब लाइन से निपटाऊंगा। नेक्स्ट टर्न पे आना, नेक्स्ट टर्न पे बचे हुए निपटाऊंगा और एकदम झमझम झमझम। मौज आ गई तो भैया जाना, और ये प्रोफाइल जरूर फॉलो कर लेना, यही आपको मोक्ष तक ले जाएगा। सारी क्लासेस यहाँ पे मिलती रहेंगी आपको। ये मेरा कोड अपने दोस्तों को बता देना और इसको तुरंत फॉलो करिए। नमस्कार, जय भारत। सेशन जबरदस्त लगा तो और तरफ शेयर कर दीजिए, मचा दीजिए, अगले टर्न पे और मचाएंगे। तो मार्केट में आ चुका है J-Star, सबको बता दीजिए।